हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैराथन क्लास है हम लोगों की। सबसे पहले इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में जो बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं तो वो 5-7 मिनट मतलब स्किप कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। देन मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा, राइट। लेकिन काफ़ी बच्चे नए लगातार जुड़ रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं तो उनको भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए। अगर आपकी बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब वीडियो की सीधे हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये एमएसयू वालों के लिए, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए मैं खासकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं, ये समझो आप लोग, ठीक है। एक दिन का आप लोगों के पास टाइम बना। इसके बाद में जैसे आपके अगर हम बात करें फिलोसफी का पेपर होगा, फिर ग्रोविंग का जनरल, फिर उसका, ठीक है, फिर आपके वो वाले सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है। सारे के सारे हम मतलब मैराथन लगभग सबकी करवाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, राइट। और आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट बन जाएगी बीएड 2023-24, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा क्योंकि सीसीएसयू एमएसयू का सिलेबस सेम है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा उन्हें खासकर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, और आप लोग जब पेपर देने जाएंगे ना, देखेंगे तो आप लोगों को यही क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। आप काफ़ी लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सर नहीं इस हिसाब से दे, मैं उस हिसाब से दे रहा हूँ जिस हिसाब से प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। मैंने उस हिसाब से दे रखा। अगर आपको बिलीव ना हो, मैं इससे पहले अभी लगातार सीसीएसयू के पेपर्स करा रहा था। कराने का मतलब है मैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, वहाँ पर देख रहा था पेपर्स। तो आप लोग देख रहे होंगे, हाँ, जो बच्चे मेरे से मतलब ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो लोग, ठीक है। तो आप लोग बिलीव रखो, विश्वास रखो, मैं भी उसी के हिसाब से लाता हूँ, ठीक है। पहला है हमारा बौद्धिककालीन मतलब वैदिककालीन शिक्षा, प्राचीन काल जैसे बोले वैदिक, ये 100% क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन पहला ही आप लोगों को रखा होगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को वैदिककालीन के प्रमुख शिक्षण संस्थाएं वगैरह पूछ लेगा, ऐसे रख देगा। और या बौद्धकाल आप लोगों को शॉर्ट में रख देगा, यहाँ से वेरी शॉर्ट में उठाएगा, ठीक है। एक यहाँ से आप लोगों का मतलब ये तो जैसे लॉन्ग में ही लगा के देगा आप लोग का, वो 2 क्वेश्चन एक में मिला के देगा। ये मत समझना इस बार कि वो एक क्वेश्चन दे देगा आपका वैदिक काल केवल चल गया काम, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे पूरा लग रहा है क्योंकि वो 2 क्वेश्चन एक में, क्योंकि वह बहुत कम शब्दों में आपसे पूरा सब कुछ पूछ लेना चाहता है, ये चीज़ समझिए। तो हमें भी उसके हिसाब से ही चलना होगा। तो ये है संगठन, इसकी व्यवस्था, प्रमुख उद्देश्य, विशेषता, गुण दोष सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा। और उसके बाद बात करें तो मैकाले का विवरण पत्र 1835, ठीक है। मैकाले का मतलब मैकाले मिनट्स, मैकाले। और इस बार अगर ये बात करें तो आप इसमें सीसीएसयू में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैकाले के साथ में उसने वुड लगा दिया था, मतलब दोनों ही क्वेश्चन उसने एक क्वेश्चन में 16 नंबर में पूछ लिए थे। मतलब वो देखो चाहता क्या है, आप लोग बताइए, ये चीज़ है ना। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो स्लाइड नंबर ये अच्छा, ये चीज़ जो स्लाइड नंबर जैसे 28 पे आपको मैकाले का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और वुड का बात करें तो 36 पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये उसका है, आप लोग नोट मतलब मॉडल वगैरह में देखेंगे बुक में, तो उसका मैं नहीं दिया हूँ। ये मैंने अपने नोट्स के हिसाब से दिया, जो मैं नोट्स आप लोगों, और नोट्स मेरे को यार ये जो हाथ से लिखा हुआ है ना वैसे नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग जब मैराथन देखेंगे उसमें आप देखेंगे, राइट है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए हाथ से मैंने यहाँ पे, बाकी वो कंप्यूटर टाइप में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आपके सब जगह आप एजुकेशन में जाएंगे, आगे जाएंगे, जो एमएड वगैरह भी करना चाहते हो वहाँ, तो आप लोग देखेंगे सब, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने दे रखा है। कोई वहाँ पे आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या हायर सेकेंडरी एजुकेशन से आपका एक क्वेश्चन आएगा जो सबसे ज़्यादा विकास उद्देश्य पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना, ये नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और स्लाइड नंबर 151 पे मेरे में, ठीक है। उच्च शिक्षा का निजीकरण, जो बच्चे नोट्स लिए हैं वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले क्वेश्चन तैयार करने। उच्च शिक्षा का निजीकरण, हाँ, गुण दोष और विकास एवं उद्देश्य वगैरह, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्लाइड नंबर आपको 163 पे मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा लॉन्ग में और एक शॉर्ट में आएगा, राइट है। कौन सा लॉन्ग में आता है कौन सा शॉर्ट में आता है ये उस पर डिपेंड करता है, बट आपको करने हैं। देखिए शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग इस बार पूरे चांस लॉन्ग में आने के आप लोगों को। स्लाइड नंबर 107 पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग थोड़ा जल्दी में करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप लोग सेटिंग के यहाँ पे ऑप्शन एक मिल जाएगा, ठीक है, डॉट सा लगा होगा, सेटिंग में जाइएगा, वहाँ से ऊपर से जाके वॉल्यूम मतलब वो स्पीड अपनी थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। जिसको कम लग रही है वो ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको सब कुछ करवाना है, मतलब इस वीडियो को भी, उसके बाद में अगले पेपर्स आपको करवाना है, ठीक है। तो सबका बहुत जल्दी करवाना है, राइट। तो आप लोग देखिएगा।
देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ तो आंसर ही बदल जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ों को आप लोगों को पढ़ा भी रहोगे, ठीक है। आप जहाँ से भी जैसे देख बाहर रहे होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं कि आप मेरे से ही केवल पढ़ रहे हैं और किसी से भी देखे होंगे क्लास में, वो भी उल्टा सीधे, मतलब जैसे मैं किसी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बट इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, राइट। शिक्षा आयोग पूछे आप लोगों से, देखो यहाँ पे मैंने लिखा, अगर केवल आपसे शिक्षा आयोग पूछे, ध्यान से देखो, तो आप लोग समझिए वो आपसे कोठारी आयोग पूछा जाए, जैसे आपसे रख देगा शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सिफारिशें हम सुझाव दे देगा, ऐसे देगा, बट पूरा आपका तैयार होना चाहिए, क्या सिफारिशें हैं, क्या सुझाव, क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, क्या वो आयोग था, ये चीज़ है। और दूसरी बात, कोई भी आयोग आएगा यहाँ पे शिक्षा से ही मतलब संबंधित है, ठीक है। तो शिक्षा आयोग आपसे कोठारी आयोग हो गया, तो 1964-66 में आया, कभी कभी वेरी शॉर्ट में रख देता है शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का, मतलब शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, या शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, या बोल देंगे शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग कौन आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो डॉक्टर DS कोठारी थे, और 1964-66 ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा वो क्वेश्चन आगे से आपसे मतलब थोड़ा सा उसमें मतलब थोड़ा सा बदलेगा, यहाँ पे आपसे कर देगा भारतीय, ठीक है। आगे केवल क्या लगा दिया, देखो ध्यान से, बाकी शिक्षा आयोग में यहाँ पे भारतीय लगा दिया, अगर आगे वो भारतीय लगा देता तो भारतीय शिक्षा आयोग हो जाएगा। तो आपसे समझिए हंटर कमीशन पूछा गया, ठीक है। तो हंटर कमीशन, इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, WW हंटर करके बताओ पूरा नाम, राइट है। कमेंट बॉक्स में लिखो। आप लोग मतलब जब पढ़ते हो ना, तो कुछ ना कुछ जो मैं चीज़ बोला करते हैं उनका रिप्लाई वगैरह दिया करता, ताकि मुझे लगे यार कि हाँ बच्चे सच में मतलब पढ़ रहे हैं ना, चल रही हैं चीज़ें। और कॉपी आप लोगों को कैसे लिखनी है, क्या करना है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए आप लोग कॉपी अपनी मतलब वहाँ पे सही तरीके से लिखा है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत मतलब वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करना, ताकि मतलब आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। और कहीं मतलब कहीं ना ज़्यादा लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है वहाँ पे मतलब हम कैसे प्रेजेंटेशन मतलब वो अपनी कॉपी कैसे लिख रहे हैं ना, वो वाली चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। भारतीय शिक्षा आयोग तो हंटर कमीशन हो गया। आप लोगों को हंटर कमीशन कब आया था, 1882 आया था। कभी कभी आपसे ऐसे यहीं से आपसे 2 या 4 नंबर आपसे कंफर्म समझ लो, इतने से ही मैं आपको यहाँ पे पक्के करा रहा हूँ, लॉन्ग शॉर्ट की तो बात छोड़ो। भारतीय शिक्षा आयोग पूछे तो आप हंटर कमीशन है। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या था, तो हंटर कमीशन के नाम से उसे जाना था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर थे। 1882 में आया था, ठीक है। उसके बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आपसे पूछा तो आप लोग समझ जाइएगा वो आपसे राधाकृष्ण आयोग पूछ रहा है, 1948-49 वाला। अगर आपसे वो आगे थोड़ा क्या लगा देता, माध्यमिक लगा देता, माध्यमिक शिक्षा आयोग अगर कर देता तो आप लोग समझ जाना वो मुदालियर आयोग पूछ रहा है, राइट है। तो ये चीज़ है। अगर यहीं पे फिर आप बात करें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, अगर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछ रहा है तो आप लोग रैले कमीशन हो जाएगा 1902 वाला, राइट। इसमें से थोड़ा सा आप लोग मतलब वो मत समझना, मतलब है ना कि यार मतलब कंफ्यूज है, तो इसलिए अपने डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा। इसमें मैंने आप लोगों को पता है यहीं से क्वेश्चन रखेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ से मतलब कन्फ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। और इसमें दूसरा आप लोगों को ये वाला तैयार कर लेना, एक ही हो गया ये अच्छे मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इस बार आने की ये 2 क्वेश्चन पूरे चांस हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता या प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या जिसे बोलते हैं लोक व्यापीकरण, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, आपको लॉन्ग में दूसरे या तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में हम आते हैं शॉर्ट पे, ठीक है। तो शॉर्ट में यहाँ पे मैंने मतलब लगभग 7-8 क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। जो भी दिए हैं इंपॉर्टेंट ही दिए हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैंने रखा नहीं है। आपसे ये तो सीधे पूछेगा इस बार बेसिक शिक्षा, देखिए आपसे बेसिक शिक्षा रखे या वर्धा शिक्षा रखे या नई तालीम रखे या बुनियादी शिक्षा रखे, ठीक है। उसके मूल सिद्धांत ही पूछते हैं अधिकतर, तो आपको पूरा तैयार होना चाहिए। तो वो एक ही बात होती है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज मत होता, बेसिक शिक्षा रखते हैं, वर्धा शिक्षा रखते, नई तालीम क्या होगी, बुनियादी शिक्षा क्या होगी ना, तो वो एक ही चीज़ होती है, राइट। अच्छे तरीके से कन्फर्म है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में NCF 2005 की अगर बात करें तो NCF या RT 2009, इनमें से 2 में से एक कौन रखेगा, कौन सा रखेगा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2005 ही रखेगा, 2009। अगर हम इस समय बात करें CCS वाले में तो वहाँ पे 2009 इस बार पूछ लिया था, ठीक है। तो आपके अगर पूरे चांस बन रहे हैं तो 2005 के बन रहे हैं, ऐसा नहीं नो नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता, दोनों तैयार। और इसमें है ही क्या यार, मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ ये सभी चीज़ें। बौद्धिककालीन, ठीक है, बौद्धकालीन देखो शॉर्ट में आपसे आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके प्रमुख विशेषताएं वगैरह पूछता है आप लोगों से शॉर्ट में, तो वो चीज़ देखिए। और इसकी जो मतलब 2 खोले गए 2 मुक्त विश्वविद्यालय, आपसे इतने शॉर्ट में रख देगा क्वेश्चन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे जनसंख्या शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य कन्फर्म है क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ये सब स्लाइड नंबर वहाँ पे मैंने दे रखा है। अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या, ठीक है। अलगाव की जो समस्या है, देखो इतना अगर आपसे क्वेश्चन रखता है 1 मिनट, अगर इतना अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या रखता है तो मतलब शॉर्ट में रखेगा, प्लस आपसे जोड़ देगा ये शिक्षा में गुणात्मक विकास में NCT की भूमिका, तो आपका वो लॉन्ग में रख देगा, ठीक है। तो हमने दोनों ही तरीके से देखे। आप लोग एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देनी, यहाँ पे देख रहे हैं डाइट मैंने लिखा हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट का फुल फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। उसके कार्य पूछे जा सकते हैं आप लोगों से,
राइट है। कार्य उसके पूछे जा सकते हैं, नहीं तो एनसीटी के कार्य पूछे जा सकते हैं, या यूसीजीसी या एनसीटी, इसमें से किसी की फुल फॉर्म किसी के भी कार्य आप लोगों से पूछा जाए, या AAC, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ AAC का फुल फॉर्म क्या होता है। नैक देखते होंगे, ग्रेड मतलब दिया जाता है ना, वो वाली चीज़। तो बताओ आप लोग कमेंट करके इसका नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीटी का, यूजीसी, ये सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा पर मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण या आवश्यकता वगैरह, ठीक है। तो स्लाइड नंबर 155 पे आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे RT भी दे दिया, RT 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे पढ़ लेना। मुदालिर आयोग यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये शॉर्ट में क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन रहे हैं ना, जनार्दन रेड्डी समेत शॉर्ट में आने के पूरे चांस बन रहे हैं, राइट है। कोई आएगा तो फिलहाल वहाँ पे उस आयोग तो 2 ही, बट ये देख लेना मोटा मोटा सा ना, ये जो है ना उतने इतने सारे आयोग आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे, लेकिन मैं कितने लाया हूँ, मैं 2 या 3 नहीं लाया हूँ, मतलब 3 या 4 मुश्किल से, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो मैंने बोल दिया वो वाली चीज़ें है ना, तो आप भी मतलब, लेकिन चांस ज़्यादा रहते हैं वो वाली चीज़, इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे किया हूँ। प्राथमिक शिक्षा में अभियोजन लॉन्ग या शॉर्ट में किसी में भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और आप लोगों को ये उसमें 2023 में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे पूछा गया था, भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन से, उनके लिए सुझाव दीजिए, उनके जो है उपाय वगैरह बताए, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया आप लोगों को, और अभी यहाँ पे बताऊँगा भी, कराऊँगा भी, तो आप लोगों का मतलब अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ आए। बस मैराथन आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में विश्वविद्यालय स्वायत्तता की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी हो गया, विश्वविद्यालय शिक्षा हो गया, हंटर कमीशन कब आएगा, मतलब ये यहाँ पे मैंने डबल मतलब वहाँ पे तो बताया था, यहाँ पे इस बार दे दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने लगा विश्वविद्यालय स्वायत्तता जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022-23 में आया हो, फिर रिपीट होने के पूरे चांस लग रहे हैं मुझे। भारतीय शिक्षा आयोग ये भी हो गया आप लोगों को सिफारिश से समझ। कलकत्ता विश्वविद्यालय या सैडलर आयोग, ये आपसे 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में, इसका कलकत्ता विश्वविद्यालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। सैडलर आयोग कब आया था, 1917-19 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। स्लाइड नंबर 66 पे आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यस पे आ जाते हैं, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, या जिसके लिए बोले सबके लिए शिक्षा या अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, वो एक ही बात होती है। स्लाइड नंबर 139 पे आप लोगों को मिल जाएगा। NAP 2020 की बात करें तो ये आउट ऑफ सिलेबस की अगर हम बात करें, क्योंकि NAP 2020 में आई, आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में 1986 और है, ठीक है। बट ये वाली रखने के लिए आप लोगों की टिप्पणी रख सकता है कि टिप्पणी लिखे NAP 2020 मतलब 2020 के बारे में, है ना, या वेरी शॉर्ट में कुछ भी रख सकता है, इसकी जो वो समझाई है ना, तो 5+3+3 रूपरेखा वगैरह, है ना, तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में त्रिभाषा सूत्र की बात करें, 3 लैंग्वेज फार्मूला बताना कब आया था, 1964 में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है। मिड डे मील कमेंट करके बताओ, 1964 है ना, 66। मिड डे मील की बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना, जिसे क्या बोलते हैं, दोपहर भोजन योजना के नाम से बोल रहे हैं। दोपहर भोजन योजना पूछे आपसे, या मध्याह्न भोजन या मिड डे मील, ठीक है, MDM मिड डे मील, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। बालक एवं बालिकाओं की पाठ्यचर्या में अंतर हो गया, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 हो गया। निस्संदन सिद्धांत है, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिख देगा फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। या छनाई का सिद्धांत बोलते हैं, या आपको छनन का सिद्धांत बोलते हैं, राइट है। तो यहाँ से आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अब हम लोग सीधे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई टेक्निकल इशू आती है तो वहाँ पे सर्च कर लेना, राम क्लासेस 4 भी है, ठीक है। आप लोगों को कोई मतलब कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब सीधे हम लोग अपने मैराथन पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें देख लेते हैं। हाँ, BEd नोट्स, जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा, नोट्स बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम के बारे में मैंने बता दिया, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्कैनर है, स्कैन करेंगे तो आप लोगों के सामने टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, राइट है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग यूनिट 1 स्किप रखेंगे, क्योंकि यूनिट 1 से अगर हम बात करें तो आपसे 16 या 32 नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी 34 भी आ जाते हैं, बट 20 तो आप लोगों के आने ही कन्फर्म है। तो यूनिट 1 आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा पूरी अच्छे तरीके से, उसमें कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ में खाली का टाइम को हम लोग यूनिट 2 में, क्योंकि यूनिट 2 से आप लोगों के ज़्यादा डाउट्स वगैरह तो यूनिट 2 से हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं, मतलब जो चीज़ें समझ पाएंगे एक आधा क्वेश्चन वो फिर मतलब आप कैसे भी देख लीजिएगा, है ना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 से कर रहे हैं शुरुआत, ठीक है। तो मैकाले का विवरण पत्र, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आने का चांस है आप लोगों को। और देखो मैकाले क्या थे, मैकाले एक शिक्षा शास्त्री थे, राजनीतिक थे, कुशल प्रसाधक थे और वे अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे, ठीक है। अगर भूमिका में बात करें इनके परिचय में थोड़ा सा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया और 1 लाख रुपये की जो धनराशि है वो जन साधारण की शिक्षा पर, राइट है, खर्च करने का निश्चय किया था। लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जाता है। उसके बाद में एक विवाद मतलब का जन्म
जन्म हो जाता है वो होता है प्राच्य पाश्चात्य विवाह। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्राच्य पाश्चात्य, समझ गए कि किस लिए जन्म, कहाँ से इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था इसे समझते हैं। तो जो प्राच्य पाश्चात्य था यहाँ पे मतलब प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ठीक है, तो प्राच्य साहित्य में और इसमें अगर बात करें पाश्चात्य में, तो प्राच्य साहित्य वाले जो बंदे थे वो चाहते थे जो भाषा का माध्यम वो अरबी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, आदि मतलब अगर हम बात करें तो भारतीय भाषा होंगे। ठीक है, इसके जो समर्थक थे वो थे H.S. विल्सन हो गए, आपके H.D. प्रिंसेप वगैरह, तो ये लोग इसके समर्थक थे। लेकिन अगर हम पाश्चात्य साहित्य की बात करें तो पाश्चात्य साहित्य वाले ये लोग चाहते थे कि भाषा को जो माध्यम वो अंग्रेजी हो, मतलब पाश्चात्य भाषा। ठीक है, इसके जो समर्थक थे वो थे डेविस डेयर हेयर हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया और लॉर्ड मैकाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिया तो आप जैसे पेपर में आता है तो आप वहाँ पे ऐसे करके डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, या किसी भी प्रकार से ऐसे करके भी बना सकते हो। इसमें प्राच्य वाले में समझा दो, यहाँ पे पाश्चात्य वाले समझा दोगे, है ना, तो इस प्रकार से कर देना। ठीक है, डायग्राम का आप लोग यूज वहाँ पे जरूर कीजिएगा। उसके बाद में मैकाले का भारत में आगमन फिर होता है, तो कब होता है 10 जून 1834 को। ये सिर्फ 2 नंबर में आपसे वेरी शॉर्ट इतना पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मैकाले का विवरण मतलब मैकाले का जो है भारत में आगमन कब हुआ था, तो 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सलाहकार मतलब कानून सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत में आते हैं। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल उसमें कौन है, विलियम बेंटिक, उन्होंने मैकाले को बंगाल का लोक शिक्षा समिति का क्या किया, अध्यक्ष नियुक्त किया। अब फिर मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे जाते हैं और जिसमें पहला मुद्दा था 1 लाख रुपए की जो धनराशि है जिसको लेकर क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य का, तो उसके जो धनराशि के व्यय है उसकी व्याख्या करना और साहित्य शब्द की व्याख्या करना, उसके बाद में भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। ठीक है, ये 3 उनके सामने मुद्दे रखे जाते हैं। फिर 2 फरवरी 1835 को अगर हम कहें तो मैकाले ने अपना जो सुप्रसिद्ध विवरण पत्र कहाँ, गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया था। उसके बाद में मैकाले की जो मैकाले द्वारा दी गई धारा 43 की मतलब व्याख्या है, तो मैकाले द्वारा दी गई धारा 43 की व्याख्या इस प्रकार है, जिसमें पहले जो 1 लाख रुपये मतलब जो इनके सामने 3 मुद्दे दिए गए थे उसमें इनका जो पहला था 1 लाख रुपए की धनराशि के व्यय। तो इसके बारे में मैकाले ने बताया, जो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो उस पर कंपनी का अधिकार है। कंपनी जिस प्रकार चाहे धनराशि खर्च कर सकती है, उसे धनराशि खर्च करने में किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, ये कैसे किसने बोला, मैकाले ने बोला। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में प्राच्य यहाँ पे मतलब साहित्य शब्द की जब उन्होंने व्याख्या की तो उसमें उन्होंने बताया जो धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा कि साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएंगे, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य। ठीक है, मतलब क्योंकि ये समर्थक किसका था, पाश्चात्य साहित्य का था, तो वो उसके बारे में तो बोलेगा ही ना। भारतीय विद्वानों की व्याख्या तो इन्होंने बोला यही था, जो भारतीय विद्वानों के अंतर्गत जो है केवल लॉक और मिल्टन द्वारा कविता से संबंधित हों, वह मिल्टन के दर्शन व कविता से संबंधित, अर्थात केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इसमें आएंगे। उसके बाद में हम बात करें पाश्चात्य साहित्य के विषय में जो मैकाले के सुझाव हैं, हम बोल सकते हैं विशेषताएं वगैरह क्या थी इसकी। ठीक है, तो इनमें सुझाव में पहले था पाश्चात्य साहित्य को सुझाव दिए थे, पहला था साहित्य शब्द मतलब साहित्य का अर्थ। तो साहित्य का अर्थ इन्होंने बोला था अंग्रेजी से है, ना कि अरबी संस्कृत। मतलब जो अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप से क्या वैसे ही समझ लो, क्योंकि ये उसका तो अंग्रेजी ये उसके समर्थक में ही थे। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए थे, लेकिन अगर बात करें तो इन्होंने मतलब जो उसका मतलब सपोर्ट तो उसका किया था ना पाश्चात्य उसमें, है ना, अंग्रेजी वगैरह वो वाली चीज़ें। तो इस अंग्रेजी की साहित्य है, लेकिन ना कि संस्कृत अरबी फारसी, अंग्रेजी का संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। ये किसने बोला, मैकाले ने बोला। भारतीय साहित्य की अवहेलना की बात करें तो भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने लिखा था, एक अच्छे यूरोपीय, ये कथन ध्यान रखना, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होंगी। ठीक है, संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए लिखा था, हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे क्या जिसमें अत्यंत निम्न कोटि का, तो इस प्रकार बोले अगर तो इन्होंने बहुत मतलब निंदा वगैरह की थी। शिक्षा का माध्यम बात करें तो शिक्षा के माध्यम में प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि ये इतनी अविकसित और गंवारू हैं इन्हें किसी भी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें सुगमता से महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने अंग्रेजी को मतलब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा उसकी की है। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर लिखा है हम बोल सकते हैं। एक यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे निस्संदन सिद्धांत, या जिसे बोलते हैं छनन का सिद्धांत, या जिसे बोलते हैं छनाई का सिद्धांत। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ध्यान रखना क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी। वो फिल्ट्रेशन थ्योरी आपसे हिंदी में भी रख देगा। ठीक है, तो आप लोग को इनकी ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यार इसमें इन्होंने कुछ नहीं उच्च वर्ग के लिए मतलब जो इन्होंने बोला था शिक्षा किसके लिए होना चाहिए, उच्च वर्ग के लिए होना चाहिए। केवल मैकाले ने मतलब इसका जो सिद्धांत दिया था, मतलब हम अगर उच्च वर्ग को शिक्षित कर देते हैं, उनके पास मतलब सभी को शिक्षा देना चाहिए, जिसके पास टाइम होना चाहिए वो शिक्षित मतलब सब चीज़ें देखें ना, ताकि वो लोगों तक मतलब एजुकेशन पहुंचा पाए ना। तो वो वाली चीज़ थी। अभी आगे इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से यहीं पे देखेंगे।
मैकाले के तर्क अंग्रेजी ये आप लोगों का निस्संदन फिल्ट्रेशन से 4 नंबर में आ जाता है शॉर्ट में, ठीक है। मतलब अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य वर्ग की भाषा और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। पूर्वी समुद्र, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा मोटा सा देख लीजिएगा, और इससे पहले मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। अब सीधे हम लोग कहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा मैकाले ये देख लेते हैं छनाई का सिद्धांत, जो इनका छनन का सिद्धांत है। शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद कर ले, मतलब याद करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। माने जाते हैं समाज के उन वर्गों, मतलब उच्च वर्गों की बात करें, में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए समय है और जिसकी संस्कृत जनता में छन कर पहुँच जाएगी। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इस सिद्धांत के पक्ष में यह सुझाव दिया कि शुरुआत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था उच्च वर्गों के लिए, व्यक्तियों के लिए की जाए। और हमारे, ठीक है, तो ये सब दिया हुआ था, घोषणा पत्र है, ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र अगर हम बात करें, चलो मोटा सा थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, अदरवाइज मैंने इसे अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, मतलब पढ़ाया कि मैकाले भी पढ़ाए, वुड भी पढ़ाई, ये चीज़ें भी पढ़ाई, काफ़ी चीज़ें नहीं थी, बट इस वीडियो में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा यार मैंने बताया ना, वीडियो को आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, जो भी हो, बट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर हम बात करें टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो उस पर मैंने मतलब बना रखी है नई वीडियो, मतलब पुरानी आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट जो मेरी मिल जाएगी बीएड फर्स्ट ईयर के, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट के नाम से, ठीक है। 2023 लिखा होगा, 2024 भी होगा, 2022 की भी होगा, ठीक है। तो जो भी है, या एक बीएड क्लासेस के, तो सारी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपको 2023 की देखनी है, देन आपको 2024 की, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। पहली बात तो मैथराथन देख लिए, तो काफ़ी कुछ आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो वुड का घोषणा पत्र, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। आपसे अगर वहाँ से मतलब महाधिकार, मतलब ऐसे थोड़ा यार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, बट मेरे नोट से पढ़ो तो आप लोग यकीन रखिए, भरोसा रखिए आप, मतलब फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, वो वाली चीज़ है। सर इसके मतलब जो अध्यक्ष थे कौन थे, सर चार्ल्स वुड थे। तो वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक वुड मतलब सुझाव पत्र भेजा, जिसे क्या बोला, वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इसमें कितने थे, 100 अनुच्छेद, ठीक है। ये ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ देता है। जो इनका मतलब वुड का घोषणा पत्र था, इन्होंने जो, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, 100 अनुच्छेद थे, ठीक है। उसके बाद में सिपाही एवं शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उत्तरदायित्व वगैरह, शिक्षा का माध्यम वगैरह, तो ये देख लेना, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो इन्होंने बोला था, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बना सके, ठीक है। मतलब अभी यार ये वही लोग चल रहे हैं ना, जो वो वाली चीज़ें है, मतलब अंग्रेज वो वाले, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, जनसाधारण शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं बयान करके शिक्षक उत्तरदायित्व कंपनी का है, ठीक है। ये भी वही वाली बात। शिक्षा का माध्यम क्या है, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए जाने का इन्होंने सुझाव दिया था, अंग्रेजी एवं भारतीय दोनों भाषाओं, ठीक है। तो ये हो गया लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, इन्होंने बताया। और स्त्री शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों का पाठ्यक्रम होगा धर्मनिरपेक्ष, मतलब, ठीक है। इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि सरकारी मतलब शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा कैसी हो, धर्मनिरपेक्ष हो। उसके बाद में हम लोग आते हैं सहायता अनुदान प्रणाली पे, ठीक है। तो सहायता अनुदान प्रणाली विश्वविद्यालय, तो इन्होंने जो बोला, मतलब सहायता अनुदान प्रणाली आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो शिक्षा में क्षेत्र के निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित के लिए सहायता अनुदान प्रणाली चलाने की सिफारिश भी इन्होंने की गई थी, ठीक है। आगे वगैरह मतलब बताया गया था कि जो इनके प्रति नियम होने चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए, कैसे इन्हें करना चाहिए, है ना, कैसे देना चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। वुड के अब हम देख रहे थे मूल्यांकन में शिक्षा कर, ये यार मैंने करा रखा है, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना, अदरवाइज इससे थोड़ा मोटा सा देख लेना, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर जरूर वहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। चीज़ें बहुत आसान है यार, है ना, ये वाली चीज़। अब आते हैं भारतीय शिक्षा आयोग है, हंटर कमीशन, ठीक है। तो हंटर कमीशन में हम लोग आते हैं वुड का घोषणा पत्र 1854, ठीक है। इससे पहले 1854 से पहले किसका था, मैकाले का था, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब यार इन्होंने, आप सीरियल से, आप इतने टाइम नहीं कि आप हो सकता सीरियल से नया याद रखो, बट आपके लिए आगे जाओगे कि हायर एजुकेशन में जाते हो या ऊपर जाते हो ना, जब तो यार वहाँ पर ये चीज़ें आपको, तब आपको लगेगा यार कि मेरे नोट्स कितने अच्छे हैं। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो बच्चे एमएड कर रहे हैं ना, पूरा सब एमएड, क्योंकि जो पेपर 1 पेपर फर्स्ट, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में पूरा यही सब आपको फिलोसफी देखने को मिलेगा, ग्रोविंग ऑफ एजलर देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर अगर सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो पूरा एक पेपर ही आईसीटी का, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी टीचर, मतलब नोट्स यार इतने ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोग यकीन मानिए, बिलीव मानिए, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र 1854 के सभी कार्यों की समीक्षा के लिए, ठीक है, इस कमीशन को बनाया गया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। समीक्षा, कार्यों की समीक्षा, इनका कहने का मतलब ये जो वुड का घोषणा पत्र था 1854 में, उसमें जो मतलब सिफारिशें सुझाव वगैरह दिए गए थे, उसमें कितना कार्य हुआ, कितना कार्य नहीं हुआ, क्या चल रहा, वो उसकी जांच के लिए अगर हम बात करें तो इस कमीशन को बनाया गया था, जिसे क्या बोलते हैं, शिक्षा, मतलब सॉरी, शिक्षा आयोग ने, आपको ध्यान रखना भारतीय लगा दिया गया, भारतीय शिक्षा आयोग कर दे तो आपको हंटर कमीशन लिखना 1882, ठीक है। तो इसके लिए इसे बनाया गया था। तो इसका अगर गठन किया तो लॉर्ड रिपन में 2 नंबर यहाँ से पक्के आपके हो जाएंगे,
पूछ लेता है, ठीक है, किसने भारतीय मतलब शिक्षा आयोग के जो गठन किसने किया था या अध्यक्ष कौन थे, अधिकतर अध्यक्ष पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर थे, या इनका पूरा नाम क्या था, W हंटर, ठीक है। तो गठन किया लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन भारत आए थे। तो 1880 में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। मॉडल वगैरह में आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं कहीं पे, ठीक है, मैंने बताया ना, ठीक है। आप मॉडल बुक वगैरह में पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ, बट ये चीज़ जो देख रहे होगे ना, हो सकता ना मिल रही हो आप लोगों को। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आई होप ऑलरेडी पता होगा। गठन किया था तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में, लॉर्ड रिपन भारत आए थे 1880 में गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। अध्यक्ष थे तो सर विलियम हंटर, W हंटर इनका पूरा नाम है। भारतीय सदस्य थे तो इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। सर्वाधिक मतलब अगर हम बात करें सर्वाधिक मतलब भारतीय सदस्य मतलब जो और थे ना उनकी अपेक्षा इसमें सबसे ज़्यादा थे। टोटल अगर भारतीय कितने 8 भारतीय सदस्य, टोटल कितने थे, टोटल पूछे तो आपसे 20 हो जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से अच्छा रखा है, जब आप कहीं जाते हैं ना कोई भी मतलब एजुकेशन में आप घुसे हो तो एजुकेशन के एग्जाम वगैरह, तो वहाँ यार ये सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। जब आएंगे वहाँ पे जहाँ पे होंगे ये सब्जेक्ट, वहाँ पे आपसे सिंपल ये बीएड वाला वो वाला मैटर ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे थ्योरी लिखे हो, वहाँ ये चीज़ें ही पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछी जाएंगी, आपका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप मॉडल में ये चीज़ें नहीं मिलने वाली इतनी अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि मैंने यार टाइम दिया बहुत ज़्यादा जब ताकि जो चीज़ यार दे रहा हूँ इतने कम प्राइस में दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। किस लिए कि ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर यार तुम मेरा थोड़ा सा भी कर रहे हो ना तो उसके लिए ये चीज़ है। भारतीय सदस्य 8 भारतीय सदस्य, और मैंने टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी मैंने बताया ना, जो नहीं है मैं जल्दी मैराथन कराने की कोशिश कर दूंगा, अच्छी तरीके से आपको सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स में तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। काम था चार्ट्स वुड डिस्पैच पर सुझाव दें, उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कुल प्रस्ताव थे तो कुल प्रस्ताव इसमें 200 प्रस्ताव थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रस्ताव की मुख्य बातें, जो प्रस्ताव इसकी मुख्य बातें क्या थी, सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विस्तार करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में क्या मातृभाषा को लागू किया जाए। अगर हम इसकी बात करें हाई स्कूल की शिक्षा का 2 स्तर पर हो, पहले क्या व्यावसायिक प्लस व्यापारिक शिक्षा को लाया जाए, दूसरा था शिक्षा साहित्य को मतलब साहित्यिक शिक्षा को लाया जाए। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों मतलब प्राइवेट वो वाली चीज़ है ना, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। अब यहाँ पे आया स्त्री शिक्षा, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा ना, यहाँ हम कह सकते हैं ये सभी कमियाँ थे वुड डिस्पैच की, ठीक है, 1854 की कमियाँ। इन कमियों को दूर करने के लिए किसको बनाया गया था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर कमीशन बनाया गया था, है ना। हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें और सुझाव क्या थे, तो पहला इन्होंने सुझाव दिया था शिक्षा नीति 1854 के संबंध में। 1854 शिक्षा नीति का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, वुड का मतलब वुड डिस्पैच, ठीक है, या वुड का घोषणा पत्र 1854 के संबंध में जो इन्होंने सिफारिशें थी वो, ठीक है। तो सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्थानीय निगमों व्यक्तिगत संस्थाएं समझ रहे होते हैं, वो प्राइवेट वो वाली चीज़ है ना, निजी, उनको दे देना चाहिए। अनुदान देने के लिए, ठीक है, मतलब फंड वगैरह देने के लिए उदार नियम बनाए जाने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे वो वाली चीज़ है ना। सहायता अनुदान में नियम प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएँ। अनुदान देने में मतलब, ठीक है, अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। फिर इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें दी थी तो वो थी उद्देश्य में अगर हम बात करें तो पहला था इसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जन साधारण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी, जन साधारण शिक्षा की, ठीक है। और पिछड़ी हुई जातियों प्रांतों में शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उसके बाद में आते प्रशासन व वित्त व्यवस्था पे, ठीक है। तो प्रशासन व वित्त व्यवस्था की बात करें हम लोग, प्रशासन व वित्त व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा के नगर पालिका जिला परिषदें को सौंपने का सुझाव दिया गया था। इसमें वित्त की व्यवस्था, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए, प्रांत मतलब राज्य की भाषाएं, ठीक है, वो वाली चीज़ें। पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, पशुपालन हो गया, बुनाई कताई आदि उनकी जो है शिक्षा देने की बात बोली गई थी, मतलब शिक्षा देने की बात कही गई थी या बोली गई थी। प्रशिक्षक शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षक मतलब, ठीक है, तो इसमें प्राथमिक स्कूलों में जो प्रशिक्षक शिक्षक हो उनकी नियुक्ति की जाए, इसके लिए उनके जो स्तर है उसमें सुधार भी किया जाए। उसके बाद में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे। जो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे उसमें उद्देश्य में इनका पहला था माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य का बालक को सामान्य जीवन जीने की तैयारी, ठीक है, जीवन की तैयारी कराना है। दूसरा था वो था माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाए, ठीक है, मतलब किसके, माध्यमिक शिक्षा के बाद, ठीक है। प्रशासन और वित्त मतलब उसके संबंध में जो उन्होंने बोला था उसमें बोला था माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज के प्रबुद्ध व संपन्न व्यक्तियों को दे दिया जाए, मतलब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही व्यक्तियों को दे दिया जाए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी को मतलब अंग्रेजी को ही इस स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाएगा तो पाठ्यक्रम आपका 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों का यहाँ पे सुझाव दिया गया था, जिसमें ए कोर्स बी कोर्स। ए कोर्स में अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था मतलब जो साहित्य विषय हैं और अंग्रेजी की शिक्षा मतलब अनिवार्य कर दी जाए, है ना। बी कोर्स में इन्होंने बोला था इसमें व्यावसायिक विषय, ठीक है, वोकेशनल जो है सब्जेक्ट्स हैं उनको शामिल किया जाए, है ना, आत्मनिर्भर वगैरह बनने के लिए वो वाली चीज़ें। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, ठीक है, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का इन्होंने सुझाव दिया था।
उसके बाद में उच्च शिक्षा के संबंध में जो इन्होंने सुझाव दिए थे उसमें था मतलब छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। और नैतिक विकास हो गया, राष्ट्र एवं ये वाली चीज़, प्रशासनिक एवं वित्त मतलब वित्त व्यवस्था, ठीक है। महाविद्यालयों की स्थापना वगैरह हो गया। शिक्षा का माध्यम क्या, उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी हो, यहाँ पे बोला गया। पाठ्यक्रम का बच्चों को रुचि के अनुसार बनाया जाए, ठीक है, मतलब बाल केंद्रित हम बोल सकते हैं, या ठीक है। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, ठीक है। तो प्रशिक्षित मतलब महाविद्यालय में मतलब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो यूरोप की ये हो गया आपका। धार्मिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने ये दिया था, स्त्री शिक्षा के संबंध में दिया था, मुस्लिम शिक्षा के संबंध में सिफारिशों से। उसके बाद में आ जाते हैं इसके गुण वगैरह देख लेते हैं। तो गुण में शिक्षा व्यवस्था ईसाई के हाथों में, मतलब जो इनके गुण थे वो थे शिक्षा व्यवस्था ईसाई के हाथ में नहीं सौंपी, ठीक है। तो ये हैं, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, बाकी मोटा मोटा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं हंटर मतलब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन पे, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 1 मिनट। शिक्षा को अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। स्त्री शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। मतलब सिर्फ प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाकर आयोग में जन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद में बढ़ावा दिया, ठीक है। और उसके बाद में आयोग ने पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। दोस्त के बाद में करें तो आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के विकास, मतलब निःशुल्क शिक्षा की इन्होंने कोई बात नहीं दी थी, उसके बाद संबंध में कोई सुझाव इन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद में हम बोलते हैं तो शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्होंने बोला था व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथ में दे दिया जाए, जिससे क्या होगा, शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जाएगी, है ना। तो ये भी इनकी कमियाँ थी, या दोस्त हम बोल सकते हैं। फिर इन्होंने बोला था मुस्लिम बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने का सुझाव दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता की भावना का यहाँ पे विकास हुआ। तो ये वाली चीज़ गलत है ना। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया था। सरकार का जो है ये चीज़ भी अनुदान देने के समय परिणाम देखने के परीक्षा ये देख लीजिए। अब सीधे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसके मतलब प्रभाव देख लेना एक बार। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे वहाँ पे रैले कमीशन नहीं पूछेगा सीधे 1902 कि आप वहाँ पे लिख के आ जाओ यार रैले कमीशन से कुछ, वो आपसे ऐसे पूछेगा ही नहीं, आपको कंफ्यूज करेगा। आपसे पूछेगा बताओ भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशें एवं सुझाव क्या थे, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे रखेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो रैले कमीशन ही पूछ रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या रैले कमीशन, है ना। तो इसका जो शिमला शिक्षा सम्मेलन, 1 मिनट, 1902, ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन। अगर इसकी बात करें तो लॉर्ड कर्जन 1901 में, ये क्वेश्चन आपसे किसमें वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। शिक्षा सम्मेलन जो शिमला शिक्षा सम्मेलन कब, तो 1901। और 150 प्रस्ताव को पारित किया गया था इसमें, लेकिन लॉर्ड कर्जन भारत आए तो 1899 में, है ना। गठन 27 जनवरी 1902 में किया गया था, किसके लिए, उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए। चेयरमैन जो इसके थे, अध्यक्ष हम बोले तो इसके थॉमस रैले थे। आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया था, रैले कमीशन भी बोला गया था। जो इसके उद्देश्य थे वो इसके उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति व उन्नति की जाँच करना और सुझाव देना। दूसरा उद्देश्य था उनका वो था शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना। देखिए कोई भी कमीशन आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो यार एक बात है शिक्षा के संबंध में कुछ अच्छा ही वो करेगा ना, तो ये भी वही वाली चीज़ है, शिक्षा के स्तर को इन्होंने ऊंचा उठाना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। विश्वविद्यालय के प्रशासन का पुनर्गठन करना, संबंध किए गए महाविद्यालयों का सख्ती से निरीक्षण, मतलब संबंध मतलब जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं ना, उनके जो महाविद्यालय मतलब उनका मतलब निरीक्षण किया जाए अच्छे तरीके से। भारतीय सदस्य की बात करें तो इसमें 2 भारतीय सदस्य हैं। आपसे यहाँ पे ऐसे इतना डीपली मतलब वो वाली चीज़ नहीं है, बट आप आगे कहीं जाएंगे वहाँ अगर आपसे ये सब्जेक्ट आता है तो वहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो आप कुछ भी लिख के आओगे चलेगा आपका। रिपोर्ट में अगर बात करें तो इसमें डॉक्टर मतलब अगर हम बात करें तो डॉक्टर गुरदास बनर्जी थे और सैयद हसन बिलग्रामी, ठीक है। कमेटी ने रिपोर्ट मतलब 19 जून जून 1902 में अपनी पेश की थी, किसको, लॉर्ड कर्जन को, है ना। सिफारिशें एवं सुझाव की बात करें तो सिफारिशें एवं सुझाव विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन पहला, तो इसमें जो सीनेट और सिंडिकेट का पुनर्गठन इन्होंने बोला था। जो सीनेट में सदस्यों की संख्या है वो 50 थी, मतलब ठीक है, 50 से मतलब 100 मतलब पहले 100 थी, मतलब 50 कर दी गई, मतलब घटाया गया था, ठीक। कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का कर दिया गया यहाँ पे। सिंडिकेट में 9 से 15 ही लोग रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मीन्स मतलब बढ़ाया गया था, उससे पहले क्या थे, कम थे। संबंधता से संबंधित मतलब एफिलिएशन से जो संबंधित रूल्स है उन्होंने बोला था, मतलब इसमें मतलब विद्यालयों को मतलब एप्लीकेशन संबंधता देते समय उनका स्तर चेक किया जाए, ऐसे नहीं किसी को ऐसे ही तुम दे दो, है ना, वो वाली चीज़। और देखा जाए कि वो उसके लायक हैं भी या नहीं है, ठीक है। अगर हैं तो उनको स्कूल मतलब अगर नहीं है तो उनको फिर से स्कूल में सब शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको फिर से स्कूल बना दें। और उन्होंने बताया मतलब जो
जो नियम है उनका सख्ती से इन्हें पालन भी करना चाहिए, ठीक है, और उनका थोड़ा बहुत सख्त किया जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में मतलब सुधार किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो अच्छी लाइब्रेरी बना वगैरह हैं उन्हें अच्छी मतलब उनमें अच्छी पुस्तकें वगैरह, अच्छी फैसिलिटी वगैरह देनी चाहिए, ठीक है। और जो मतलब बाहर से मंगाई मतलब जो कुछ किताबें हैं ना तो बाहर से मंगाई जाएगी, ठीक है, अच्छी जो किताबें वगैरह हैं। और प्रयोगशाला में भी उसमें मतलब सुधार किया जाएगा, प्रयोगशालाओं वगैरह में। प्रादेशिक क्षेत्र सीमा निश्चित करना, मतलब इसका मतलब है विश्वविद्यालय की सीमा है। देखिए मैंने यार अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखे, कोई यहाँ पे किताबी लैंग्वेज नहीं है, आप देख लीजिएगा, आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना या ना करना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना कोई दिक्कत नहीं, बट लोगों को शेयर कर देना, कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। इसका मतलब जो मतलब है विश्वविद्यालय की सीमा है वो कितने क्षेत्र तक कार्य करेगी, मतलब हर मतलब उसका क्षेत्र सीमित किया गया ना कि आप यहाँ तक इतने मतलब वो वाला चीज़ है। मीन्स जो यूनिवर्सिटी जो उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा और जो उसकी सीमा है वो मतलब वो भी निर्धारित की जाएगी, वो सिर्फ उतने तक ही अपना काम करेगा। उसके बाद में जो परीक्षा संबंधी सुधार थे यहाँ पे एग्जामिनेशन रूल्स, ठीक है। एक मिनट कुछ हो गया, हाँ, परीक्षा संबंधी सुधार तो मीन्स मतलब परीक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही भिन्न था, उसको उठाने के लिए अगर परीक्षा मतलब उसमें सुधार की बात की गई थी, ठीक है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रेलवे कमीशन ने भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का सुझाव दिया और भारतीय भाषाओं में निपुण हो जाए, उन्हें इंग्लिश की तरफ लेकर जाएँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोले। प्रबंध समिति, ठीक है, प्रबंध समिति इन्होंने बोला था कि हर यूनिवर्सिटी में एक प्रबंध समिति होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर हॉस्टल हैं उनकी देखभाल करें और लाइब्रेरी हैं उनकी देखभाल व सुधार किया जाए, ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पे ध्यान देना, जो ये मतलब जो आयोग था, ठीक है, तो इन्होंने बोला था बीए को 3 वर्ष के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे नो सेकेंडरी मतलब ग्रेड कॉलेज, मतलब कोई भी द्वितीय श्रेणी का कॉलेज नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी यहाँ पे। विश्वविद्यालय आयोग या हम बोल सकते हैं रेलवे कमीशन 1902 का मूल्यांकन में हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो उसके गुण देखते हैं, ठीक है, दूसरा उसका दोष देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुण देख लेते हैं। जो इसका गुण था, विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। मतलब शिक्षण कार्य की, शिक्षण में मतलब जो मतलब विद्यालय है उनमें शोध कार्य मतलब रिसर्च का जो वर्क है उसकी भी व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, व्यवस्था हो गई। उसके बाद में महाविद्यालयों में मतलब जो प्राध्यापक हैं, ठीक है, उनकी नियुक्त तथा उच्च शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाने लगी। उच्च शिक्षण सामग्री मतलब शिक्षण सामग्री मतलब जो आप टीचिंग वगैरह करते हो ना, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको बताऊँ शिक्षण सहायक सामग्री मतलब बहुत काफ़ी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, कराऊँगा, बस आप उतना कर लीजिएगा। और उसकी भी मैराथन में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है। अब तब तक पुरानी देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं नहीं लाऊंगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ अच्छे तरीके से, और जो पुरानी मैराथन पड़ी है ना उसे भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम, ठीक, परीक्षाओं प्रणाली तथा मूल्यांकन विधियों में सुधार हुआ, ठीक है। महाविद्यालय में योग्य प्राध्यापकों के नियुक्त तथा उच्च शिक्षण व्यवस्थाओं की, ठीक है। तो ये थे इसके दोस्त वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। इस बार के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब जो प्रस्ताव था 1900, या देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से रखें आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो। और दूसरी बात, आप कोई भी क्वेश्चन किया करो यार इंग्लिश जरूर पढ़ लिया। तो यूनियन मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या लॉर्ड कर्जन मतलब एजुकेशन पॉलिसी 1904 वाली, ठीक है। एक 1902 वाली आप लोग मतलब वो थी, तो वो रेलवे कमीशन थे। 1904 वाली यहाँ पे है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या 1900 या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। कैसे भी रखे या शिक्षा संबंधी नीति सरकारी प्रस्ताव रखे तो वो एक ही बात है। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में एक प्रस्ताव को 11 मार्च, ठीक है, इन्होंने प्रकाशित किया था, मतलब प्रकाशित कराया। और उसमें जो भारतीय मतलब शिक्षा के विभिन्न दोष व कमियों का मतलब विश्लेषण किया था। उसके बाद में उनके सुझाव जो थे वो भी अपने मतलब प्रस्तुत किए, ठीक है। इन्होंने संख्यात्मक दोष के बारे में बताया था और गुणात्मक दोष के बारे में बताया था, ठीक, शिक्षा नीति के संबंध में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई थी और इसे मैंने कराया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद में हम आते मोटा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 1902, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस बन जाते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकता वो वाली चीज़, ठीक है। बट मोटा सा आपको पता होना चाहिए, अगर आ जाता है कुछ, अगर ये मतलब इसमें आ भी गया तो अथवा में तो दूसरा लगा होगा ना लॉन्ग में, या 8 क्वेश्चन में आएगा तो करने तो 4 ही है, 4 तो आपके कोई दूसरे फंस जाएंगे ना, तो वो वाली चीज़ रहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उतने तैयार कर लिया करो, उससे बाहर आपको देखने को नहीं, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं 8 क्वेश्चन है 8 के आपको 8 करने यार उसमें से नहीं मिला ना, 4 करने तो 4 तो यार फंस ही जाएंगे, 4 के 6 7 7 भी 8 भी फंस सकते हैं, ठीक है। तो उतने तैयार करो। ऐसे ही लॉन्ग में मैं जितने बताता हूँ, अगर 6 महीने बताया तो 6 ही लॉन्ग में तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो या 7, ठीक है, तो उससे बाहर फिर नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरा उसके जगह पे अगर क्वेश्चन रखता है तो अथवा में तो यार दूसरा लगा ही होगा, आप उससे कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ रहती है, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आपको फंस जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1898 लॉर्ड कर्जन नए गवर्नर जनरल बनकर आए, ठीक है। कौन? लॉर्ड मतलब कर्जन, ठीक है।
ये अपनी किसी भी काम में मतलब भारतीयों की राय नहीं लेते थे, इसलिए इन पर विश्वास नहीं करते, मतलब भारतीय मतलब जो लोग थे इसलिए इन पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ये उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी राय नहीं लेते थे। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन बंग भंगा आंदोलन जिसे बोलते हैं, ठीक है, हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो कर दिया उन्होंने इस फैसले पर, पूरे मतलब भारत में विरोध हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। इसमें विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन मतलब शुरू करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे थे वो थे स्वराज की प्राप्ति, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, ठीक है। उसके बाद में इस आंदोलन के जो सदस्य थे वो आपको पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, श्री अरविंद थे, ठीक है, और उसके बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय आदि ने इन्होंने मतलब इसमें अगर हम बात करें भाग लिया था, जिसके कारण ब्रिटिश जो है सरकार को बंगाल विभाजन का फैसला भी अपना वापस लेना पड़ा था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के कारण आखिर क्यों हुआ था 1906 में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तो ठीक है। शिक्षा के सबसे बड़े जो निंदक थे इसमें वो महात्मा गांधी और श्रीमती एनी बेसेंट थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा के मतलब विदेशी स्वरूप को मतलब भारतीयों के लिए अनुचित बताया, उसके नियम व दोष भी बताए थे, ठीक है। तो यह नियम विदेशी संस्कृति पर आधारित थे, क्योंकि उन्होंने जो वो दिया था ना, तो उन्होंने ये चीज़ बताया था कि ये जो मतलब आप लोग दे रहे हो ना वो हमारे उस पर नहीं है, ठीक है, तो वो किस पे है? विदेशी संस्कृति पर आधारित, इसलिए इन्होंने भारतीयों के लिए उचित नहीं है, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। इस शिक्षा में भारतीय शिक्षा का कोई स्थान नहीं दिया गया, इसलिए यह निंदा की पात्र है, मतलब इन्होंने भारतीयों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया यहाँ पे। इस शिक्षा में हस्तशिल्प, मतलब हस्तशिल्प जानते हो ना, अभी मैं आप लोगों को जब कराऊंगा, अभी इसमें भी बताऊंगा हस्तशिल्प वाला, तो वो वाला कताई बुनाई वाला काम, वो वाली चीज़ है ना, तो स्थान नहीं देगा या केवल मस्जिद। और गांधी जी यार ये हस्तशिल्प वाला ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता, आपका जरूर 4 नंबर में देखने को मिल जाएगा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और भारतीयों का परिप्रेक्ष्य में यह विदेशी भाषा होने के वास्तविक ज्ञान को प्रदान नहीं करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो कुछ सिद्धांत भी होंगी, विशेषताएं होंगी, या आपसे देखिए ये आपको जरूर ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा, आप वहाँ से आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जो 1906 था, 2 नंबर में पूछ सकता है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, ठीक है। तो उसके मतलब शॉर्ट में आपसे, मतलब शॉर्ट में तो 1906 इतना पूछेगा ना, या उसमें 1-2 कैंडिडेट का नाम वगैरह दे के पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे जब लॉन्ग में रखेगा, शॉर्ट में रखेगा, तो उसके सिद्धांत, विशेषताएं, उद्देश्य, मांग, ठीक है, ये यहाँ पे इनके एक ही बात अगर हम बात करें तो आपसे कुछ भी पूछे, चाहे आप से यहाँ पे विशेषताएं पूछे या सिद्धांत पूछे या उद्देश्य पूछे, मांग लिख दे, तो आप यही लिख देना वहाँ पे जाके सब चीज़ें, है ना। तो इनका जो पहला था भारतीय शिक्षा, मतलब शिक्षा भारतीयों के अधिकार में, मतलब जो इनका कहना था, इनकी जो मांग थी वो पहली ये थी कि जो शिक्षा किसके अधिकार में हो? भारतीयों के अधिकार में हो। मतलब शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण है वो अनुचित है, शिक्षा पूरी तरह से भारतीयों के नियंत्रण में होनी चाहिए। शिक्षा का संगठन, संरचना और संचालन वो अधिकार किसके हाथ में होना चाहिए? भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों के, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के। उसके बाद में जो शिक्षा के उद्देश्य थे इन्होंने बोला था, मतलब भारतीय शिक्षा के उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर आधारित होने चाहिए, ना कि ब्रिटिश सरकार, मतलब वो वाली चीज़ है, भारतीय आदर्शों को सम्मिलित किया जाना चाहिए इसमें, है ना। उसके बाद में आते हैं स्वदेश प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वदेश प्रेम मतलब छात्रों को भारतीय भाषा, इतिहास और साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि छात्र अपने देश के प्रति जो है मतलब भक्ति विकास, मतलब प्रेम, भक्ति व विकास वगैरह ये सब उसका चरित्र का निर्माण विकास कर सके। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का अंत होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोले या इन्होंने मतलब या इनकी मांग थी या ये इसका मतलब इन लोगों का बहिष्कार कर रहे थे ना, भारतीय इस बात पर सहमत थे कि भारत में ना तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और ना ही इसमें मतलब जो इसे विषय के रूप में पढ़ाया जाए, मतलब इसे मतलब इन लोगों का जो कहना था कि अंग्रेजी को हटा दो ना, वो वाली चीज़ है, ये भारतीयों के हित में भी नहीं है ना। ये हो गया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का अंत होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। यार ये देखिए बहुत आसान है, एक बार नोट्स वगैरह से भी पढ़ लिया तो हो जाएगा आपको यहाँ पे सब, ठीक है। शिक्षा मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के दौरान किए गए प्रयास, ठीक है, कुछ इन्होंने जो 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति या राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति का गठन किया था, कहाँ किया था? बंगाल में किया था। तो ये चीज़ आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में किया गया था, कब किया गया था, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने बहुत यार अच्छे तरीके से नोट्स दिए हैं। सदस्य जो इसके बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, आपके श्री अरविंद हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये सब लोग थे इसमें। बंगाल में 50 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हो गई थी। राष्ट्रीय प्रचार, मतलब ये चीज़ देख लेना एक बार, मोटा मोटा था। अब उसके बाद में आप आते हो गोखले बिल, ठीक है। ये यार आपका जो क्वेश्चन है लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी पूछा जा सकता है। इस बार भी अगर हम बात करें, मैंने दिया नहीं इसीलिए मैं मैराथन करवा रहा हूँ, ताकि आपसे अगर कहीं से भी कुछ भी आए ना तो आप वहाँ पे आपकी मतलब कलम रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, और चीज़ें आपकी
आपके समझ में आ जाएंगी तो आप खुद ही वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दोगे। मैराथन 1 से 2 बार बस देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से सब हो जाएगा, है ना। और जब आप कल देख के आओगे पेपर ना, तब आप लोगों के जो कमेंट्स फीडबैक आएंगे उसे देखिएगा आप लोग, है ना। और आप लोग ही करोगे टेलीग्राम पे, देखना पेपर पूरा यहीं से देखने को मिलेगा। गोखले बिल या भारत में हम बोले राष्ट्रीय चेतना का विकास, ठीक है। तो गोखले बिल मतलब एक ऑक्यूपेशन थे, एक प्रोफेसर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, या हम बोल सकते हैं एक कौन थे, समाज सुधारक थे। तो इनका जो जन्म हुआ था 9 मई 1866 को हुआ था। इन्हें भारत का भारत के गैलीस्टोन, ठीक है, या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। कौन है ये, इनका क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद में हम बात करें तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में अग्रणी, देखो ये यार मैंने वहाँ पे करवाया है ना, मैंने बताया था ये आपका 16 नंबर में आता है, तो वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से करवाया। तो ये इन्होंने जो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 2 अग्रणी, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बड़ौदा राज नरेश महाराजा शिवाजी गायकराव। एक्चुअली एक कहानी इनकी जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी यार बंदा जो कुछ होता है ना किसी से प्रभावित थोड़ा बहुत तब होता है, तो ऐसे ही इनका भी हुआ था। क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी, ठीक, इसे मैंने यार एक कहानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा, है ना। और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे मोटा मोटा सा ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक। वहाँ पे कहानी बताया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम बार मतलब गोखले ने अपना जो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक कब किया था, 19 मार्च 1902 में प्रस्तुत किया। सिर्फ आश्वासन मिला था, लेकिन कोई जो अगर हम बात करें विचार नहीं किया गया था। गोखले का कथन है, यहाँ पे आपका नहीं, जब आप कहीं आगे जाओगे हायर एजुकेशन वगैरह में, या जहाँ आपके ये क्वेश्चन मतलब जहाँ आपके ये सब्जेक्ट्स होंगे, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीएड में तो ऐसे ही लिख के आओ, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। गोखले का कथन था, अशिक्षित तथा अज्ञानी, ये सीधे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन रख देता, अशिक्षित तथा अज्ञानी राष्ट्र कदापि जो वास्तविक उन्नत नहीं कर सकता और जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जाएगा। ये कथन किसका है, ठीक है, तो किसका था, ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, ठीक है। गोखले का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंध कितने मतों में प्राप्त हुआ था, तो 13 पक्ष और 18 विपक्ष थे, ठीक है, 18 विपक्ष में थे। गोखले बिल का विरोध किया था, वो कौन किया था, यहाँ बताया ना, यहाँ नहीं, जब जाओगे आगे तो वहाँ पूछे जाते हैं। तो सरकारी प्रवक्ता है हर्बर्ट बटलर, ठीक। इनका कथन है कि अनिवार्य शिक्षा का पौधा पश्चिमी देशों का पौधा है, या भारत की भूमि में नहीं पनप सकता। इस विधेयक इस देश की परिस्थितियों के अनुकूल है, स्वयं जानने के बाद, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक और कथन है इनका, वो क्या है, शिक्षा प्रांतों का कार्य है। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछता है, शिक्षा प्रांतों मतलब प्रांत मतलब होता है राज्य, ठीक है, राज्यों का कार्य है मतलब। तो ये किसने बोला था, इन्होंने बोला था। उसके बाद में आते हैं हम, ठीक है, इनके जो समर्थक थे वो थे पंडित, गोखले बिल के जो समर्थक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो मतलब दोनों केंद्रीय धारा सभा के, मतलब ये दोनों लोग केंद्रीय धारा सभा सदस्य है, केंद्रीय धारा सभा के, ठीक है। उसी समय 20 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने भारत में, ठीक है, ये आपके यहाँ पे मतलब देख लीजिएगा, पटेल अधिनियम वगैरह, ठीक है। पटेल अधिनियम आपके बीएड में नहीं आता, बीटीसी वगैरह में आ जाता है, ठीक है। कब आया था ये आपसे पूछ सकता है, पटेल अधिनियम कब आया था, तो 1918 में आया था, ठीक है। तो 1918 में मुंबई प्रांत में विट्ठल भाई पटेल अधिनियम जिसे बोलते हैं के मतलब के प्रयासों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य लागू कर दिया, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया। लगभग सभी प्रांतों मतलब बंगाल हो गया, आपका पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, 1919 में तक मतलब, ठीक है। ये वही वाली चीज़ें देख लीजिएगा एक बार। पटेल अधिनियम किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक मतलब निःशुल्क करने के संबंध में, ठीक है। हुआ था 1918 को पास किया गया था। गोखले बिल, देखिए गोखले अगर प्रस्ताव पूछे आपसे तो आप लोगों को लिखना है 1910, ठीक है। अगर गोखले बिल पूछे तो गोखले बिल कब गया था या विधेयक है तो आपसे 1911। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि काफ़ी लोगों का ये यहाँ पे डाउट रहता है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। गोखले का प्रस्ताव तो 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा में मतलब, ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जो प्रस्ताव पेश किया वो इस प्रकार था, जिसमें से पहला था 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब जो 5 से और 10 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक यार जब प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने अनिवार्य शिक्षा, तो वही सब यहाँ पे होगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की शैक्षिक स्थिति को वार्षिक बजट, ठीक है, प्रस्तुत करने में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का कार्य तुरंत मतलब शुरू किया जाना चाहिए, वो वाली चीज़ है। गोखले बिल 1911 16 मार्च 1911। तो गोखले प्रस्ताव 1910 में सुझाव किए गए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से संबंध में संस्कार मतलब सरकार को कोई कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए गोखले ने अपने प्रस्ताव में विधेयक के रूप में 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक की जो मुख्य धाराएं थी वो इस प्रकार थी, राष्ट्रीय निकाय इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति अवश्य ले, ठीक है। ये यार मैंने जो करवाया ना उसे मोटा मोटा सा देख लीजिएगा, कहानी से मैंने बताई हुई, बट आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यार आप लोग, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो,
करो, ठीक है। आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से होगी, बीएड फर्स्ट ईयर 2023 के नाम से 2024 से होगी, एक 2022 से भी होगी, ठीक है। उन्हें देख लीजिएगा यार, बहुत चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 24 आपके टाइम से एग्जाम होने जा रहे हैं, तो काफ़ी वीडियोज मैं नहीं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। काफ़ी टॉपिक्स वो किए हैं, इसीलिए मैं मैराथन ले आया हूँ सीधे आपका, ताकि सब कवर हो जाए। लेकिन उसे जरूर देख लो वहाँ पे, क्योंकि जब कोई टॉपिक हम एक सिंगल टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उससे मतलब 10 मिनट का टॉपिक बनाओ या 8 मिनट का, 12 मिनट का, तो उसे अच्छे तरीके से समझाते हुए बनता है ना। और मैराथन में अगर ऐसे हम समझाने लगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो ये चीज़ है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग, वो आपसे सीधे ऐसे नहीं पूछेगा सैडलर आयोग, ठीक है। आपसे पूछेगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग आपसे पूछे तो 1917 से 1919, राइट है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आया कब था? तो आया था आपका ये 14 सितंबर 1917 को। रिपोर्ट दी थी उसने मार्च 1919 में। 1919 में क्या आया था? द्वैध शासन आया था, आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई बिहार कमीशन वगैरह उसके अध्यक्ष वगैरह, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो माइकल सैडलर थे, ठीक है। ये लीड्स विश्वविद्यालय के मतलब हम बोले कुलपति थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इसे क्या बोला गया था? सैडलर आयोग भी बोला गया। भारतीय सदस्य केवल इसमें 2 थे। पहले थे आपके डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। भारतीय सदस्य केवल 2 थे, मैंने बता दिया। अंग्रेजी सदस्य कौन कौन से थे? इसमें जॉर्ज मतलब डॉक्टर ग्रेगरी हो गया, सर फिलिप हॉटन हो गया, प्रोफेसर मतलब रैमजे मेयर हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें, कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को स्थापित हुआ था। यह दक्षिणी एशिया का पहला बहुविश्वविद्यालय। आपसे यहाँ नहीं बी एड में ऐसा कुछ नहीं, आप जब आगे जाएंगे वहाँ के लिए, ठीक है। अब सीधे आप आते हैं इसके कार्य पे। आयोग का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति व आवश्यकताओं व समस्याओं का पता लगाना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, और उसके समाधान के लिए अपने सुझाव देना। दूसरा था अन्य विश्वविद्यालय में सुधार के लिए सुझाव देना, जो अन्य मतलब भारतीय विश्वविद्यालय मतलब उनके संबंध में भी अपने सुझाव देंगे। सैडलर आयोग की सिफारिशें हम सुझाव, ठीक है। तो इन्होंने पहले दी थी माध्यमिक शिक्षा मतलब माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, ठीक है। तो उच्च शिक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा का स्तर में सुधार करना आवश्यक है, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिए थे। पहला था जो छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर ले उन्हें ही उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि वैसे, ठीक, इंटर के बाद ही किसमें? उच्च शिक्षा में प्रवेश किया जाए। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से मतलब पहले क्या होता था, मतलब जो इंटर और ये जो मतलब कॉलेज वाली हो गई आपकी ना विश्वविद्यालय वाली, ये एक में, तो अब वहाँ पे बोला गया उनकी जो कक्षाएं उनको अलग कर दिया जाए। इस स्तर की शिक्षा के लिए अलग से इंटरमीडिएट मतलब महाविद्यालय खोले जाएँ। इंटरमीडिएट महाविद्यालय में कला वाणिज्य हो गया, आपका कृषि विज्ञान हो गया, चिकित्सा आदि विषयों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इन महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? भारतीय भाषाएं हो। उसके बाद में प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए हर एक राज्य में, ठीक है। तो उन्हें माध्यमिक स्कूलों में उस पर नियंत्रण के मतलब रखने का भी कार्य सौंपा जाए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए छात्रावास मतलब हॉस्टल की बात कर रहा है, ठीक है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। उसके बाद में आते हैं हम लोग मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधित सिफारिशें, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में इन्होंने सिफारिशें दी थी, उसमें से पहला इन्होंने जो बोला था वो बोला था, ठीक है। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक हो गई, जिससे कक्षा का स्तर गिर गया था, ठीक है, गिर रहा था। इस समय समस्या पहले देखिए आप, जल्द से जल्द ढाका में एक आवासीय मतलब शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आवास शिक्षण विश्वविद्यालय खुलने से कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो जाएगा। कोलकाता नगर की, ठीक है। तो ये चीज़ मोटा मोटा से देख लीजिएगा। जो सिफारिशें सुझाव वगैरह मतलब भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी जो इन्होंने सिफारिशें दी थी, उसमें इन्होंने बोला था विद्यालयों में परीक्षा कराने, पाठ्यक्रम का निर्माण करने एवं शोध कार्यों के लिए एकेडमिक परिषद मतलब एकेडमिक जो परिषद है उनकी भी स्थापना की जानी चाहिए। जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का कर दिया जाए, ठीक है। इंटर के बाद जो मतलब ग्रेजुएशन अभी मैंने आप लोगों को बताया था 3 साल का होना चाहिए, वो ये देखिए यहाँ पे ऑनर्स कोर्स, ठीक, ऑनर्स कोर्स की व्यवस्था की जाए। ये मैंने बता रखा ऑनर्स कोर्स क्या होता है। छात्रों के स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए डायरेक्टर ऑफ किसकी फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, उसे नियुक्त किया जाए, ठीक है। उसके बाद में मतलब विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया था कोलकाता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा पर देने के लिए स्त्री शिक्षा का विशेष परिषद की स्थापना की जाए, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। आयोग के जो सुझाव थे मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना, प्रशिक्षण पर जोर, शिक्षण पर मतलब टीचिंग ट्रेनिंग हम बोले ना, वो वाले ट्रेनिंग, तो प्रशिक्षण मतलब प्रौद्योगिकी पर, ठीक है, उस पर भी जोर दें, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन में मैंने बताया आपको 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो गुण देखते हैं, दूसरा दोष देखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम गुण देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए प्रत्येक प्रांत में किसकी स्थापना की जाए? माध्यमिक शिक्षा परिषद की, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया जाना चाहिए, ठीक है, बनाया जाने लगा, राइट है, जो इसका गुड़ हुआ, ठीक है, बनाया जाना नहीं, बनाया जाने लगा। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण कम हो गया। विश्वविद्यालय में मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शिक्षण भी दिया जाने लगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम मतलब वोकेशनल जो मतलब उसके बारे में मतलब खुद से डिपेंड के लिए उसके लिए, है ना।
विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए फिजिकल ट्रेनर, वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और भिन्न शिक्षा के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की जाए। और इसके दोष देख लेते हैं। आयोग ने ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के आधार पर भारतीय विद्यालयों को विकसित करने का सुझाव दिया, जो अव्यवसायिक सुझाव होता है, ठीक है। जैसे मतलब भारत जैसे गरीब देश में आवासीय मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव समझ से बाहर था, जो कि ठीक है पर्दा स्कूलों की सुझाव का ये भी मतलब गलत था। उसके बाद में आते हैं हम लोग हॉर्टन कमेटी, ठीक है। हॉर्टन कमेटी बात करें 1929। तो अब हम लोग आते हैं हॉर्टिंग समिति पे, ठीक है। हॉर्टिंग कमेटी बोल सकते हैं 1929। तो सन 1919 में ब्रिटिश धारा सभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम पास किया गया, जो 1921 में संपूर्ण देश में लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन या जिसे द्वैध शासन बोलते हैं प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस काल में इस शिक्षा संबंधित 2 रिपोर्ट दी। पहली जो थी वो थी हार्टन समिति 1929, दूसरी थी सप्रो कमेटी 1934, ठीक है। तो हार्टन कमेटी का जो गठन था वो साइमन कमीशन ने किया था। कब किया था? 8 नवंबर 1927 को किया था, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर फिलिप हॉर्टन से। ये मैंने बताया ना, अध्यक्ष वगैरह सबके तैयार रखना है, क्योंकि 2 नंबर में किसी के भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में अगर रिपोर्ट की बात करें तो इन्होंने रिपोर्ट की थी 11 सितंबर 1929 को साइमन कमीशन के समक्ष में, ठीक है। समिति ने बेरोजगारी का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा बतलाया। एक तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताई, अव्यय एवं अवरोधन। अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे। आपको लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, अधिकतर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे आपसे। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, बेरोजगारी का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा बतलाया, ठीक है। अव्यय का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व बालक का विद्यालय से हट जाना। दूसरा है अवरोधन। अवरोधन से बच्चा एक ही कक्षा में एक से अधिक रहना। मतलब अगर हम इस चीज़ को अभी यहाँ पे समझेंगे ना, जब आगे कराएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। सीधी सी आप अव्यय का मतलब ये समझिए, प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व बालक का मतलब वो किसी भी कारण से विद्यालय से छोड़ सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आप बीएड कर रहे हो, आप किसी कारणवश हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो या पैसे ना हो या कोई और आपका रीजन हो ना, जैसे बीच में छोड़ दो, तो वो क्या हो गया, वो आपका अव्यय हो गया। लेकिन अवरोधन में क्या हो गया, आपके बैक आ गई, ठीक है। आपके बैक आ गई, आप फेल हो गए, आप फिर उस एग्जाम को दोबारा दे रहे हो, 2 साल का कोर्स 3 साल में कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका अवरोधन, ठीक है। समझ के आई होप आप लोग समझ गए अव्यय एवं अवरोधन क्या होता है ना। सुझाव एवं सिफारिशें। तो सुझाव समिति ने अपने सुझाव 3 स्तरों की शिक्षा के संबंध में दिए, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संबंध में। ध्यान रखना, इस समिति में किसके संबंध में दिए थे? तीनों के संबंध में दिए थे, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो सिफारिशें थी, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा मतलब शिक्षा संतोषपूर्ण नहीं है के संबंध में 2 प्रमुख कारणों को बताया। पहला था अव्यय और अवरोधन, ठीक है। अव्यय का मतलब प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व बालक से हट जाना। मैंने आपको बताया, जैसे कोई बच्चा किसी कारणवश बीए छोड़ ही देता है ना, तो वो वाली क्या चीज़ होगी, वो अव्यय हो गया। लेकिन अवरोधन में क्या हुआ, आप कर तो रहे हो बीएड, 2 साल का एग्जाम है आपके, जैसे सेकेंड ईयर में बैक आ गई या फर्स्ट ईयर में आ गई या आपके फाइल हो गए, 2 साल का कोर्स आप 3 साल में कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये आपका अवरोधन हो गया, ठीक है। आप किसी कारण बस, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अव्यय एवं अवरोधन के कारण प्रत्येक प्रांत में प्राथमिक गांव नहीं है, अतः बालकों पर, ये आप लोगों को लॉन्ग वाले में आएगा, अभी मैं यहाँ पे करवाऊंगा आप लोगों को लॉन्ग में, ठीक है, बताऊंगा आपको। अव्यय व अवरोधन के कारण प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, अतः बालकों को पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, जिससे बालकों का पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। पिछले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। प्राथमिक विद्यालयों में योग्य मतलब प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। सुझाव दिए थे, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स की योजना प्रारंभ की जाए, ठीक है। रिफ्रेशर कोर्स मैंने बताया था आप लोगों को। प्राथमिक जिन विद्यालय में शिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं, उन्हें बंद कर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा में मतलब शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष कर दी जाए, ठीक है। तो ये सभी थे, इन्होंने मतलब इसके संबंध में सुझाव दिए थे। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें, हाई स्कूल के पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाए, जिससे छात्र इसमें क्या लें, रुचि लें। उसके बाद में इन्होंने बोला था अध्यापकों के प्रशिक्षण का उपयुक्त व्यवस्था की जाए, शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय में सुधार करें, शिक्षण की नवीन प्रविधियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षकों के वेतन और सेवावर्तों में सुधार किया जाए। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों की शिक्षा प्रणाली मतलब परीक्षा ली जाए, उसमें उत्तीर्ण छात्रों को उन व्यवसायों की परीक्षा दी जाए जिसके लिए वह उपयुक्त हो। उच्च शिक्षा संबंधी सिफारिशें, तो उच्च विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिए। कुछ विद्यालयों में शिक्षण कार्य एवं अनुशासन कार्य की व्यवस्था की जाए, ठीक है। ऑनर्स कोर्स के शिक्षण का उपयुक्त प्रबंध किया जाए, ये सब था। विश्वविद्यालय में योग्य प्राध्यापकों की नियुक्त किया जाए, ठीक है। इन्होंने मूल्यांकन में इन्होंने जो बताया वो एक बार देख लें। उसके बाद में हम आते हैं बेसिक शिक्षा पे, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा की अगर हम बात करें, भाई बेसिक एजुकेशन आप लोगों का जरूर आएगा, लेकिन वो बेसिक शिक्षा नहीं रखेगा आपसे सीधे ना, वो सवाल कर दे सीधे ना बेसिक शिक्षा नहीं, वो वर्धा की शिक्षा पूछ सकता है, वो गांधी जी की नई तालीम या बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, ऐसे जो इसके कई नाम हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अब देख पा रहे होंगे स्लाइड्स पे। तो ऐसे पूछता है, तो इसे आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपके इसी सब्जेक्ट में पूछा जाए, आपके पेडालॉजी में भी पूछा जा सकता है, आगे आप मतलब सेकेंड ईयर में भी आपके वहाँ भी पूछा जाएगा, तो ये कन्फर्म आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा या जिसके अन्य नाम क्या है, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, कई जो भी इसके नाम हैं।
तो ये नाम तैयार रखना, इसमें से आपको कोई भी नाम उठा के आपसे पूछ देगा, है ना। तो आप ये मत समझना कि ये बेसिक शिक्षा नहीं, कुछ और है, वो बेसिक शिक्षा है। उसके बाद में इसका अगर प्रारूप किया था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है इसका प्रारूप तैयार किया था, किसका, बेसिक शिक्षा। कब आई थी? 1937 में बेसिक एजुकेशन। किसके कहने पर तैयार किया था? महात्मा गांधी जी के कहने पर इन्होंने तैयार किया। इसका जो सभापतित्व किया था वो महात्मा गांधी ने खुद ही किया था। प्रमुख उद्देश्य थे वो थे मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब हस्त उत्पादन कार्य, बच्चों को 7 वर्ष, और दूसरा था बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो ये 2 इनके प्रमुख उद्देश्य थे। नोट, वर्धा शिक्षा योजना की जांच के लिए खेल समिति 1900, ये यार मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, जब आपको कंपटीशन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है, इस वजह से मैंने दे रखा है यहाँ पे। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वर्धा में। ठीक है, ये हो गया। अब सीधे यहाँ पे आते हैं हम लोग, है ना। बुनियादी शिक्षा योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए किसकी, हिंदुस्तानी नई तालीम संघ की स्थापना हुई थी। वर्धा शिक्षा योजना भारत में चल रही अंग्रेजी प्रणाली को खत्म करने के लिए उद्देश्य से चलाए गए थे। इसका श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी को जाता है। उसके बाद में तो महात्मा गांधी का कथन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उसे संपूर्ण कर प्रकाश में लाना है। ठीक है, बेसिक शिक्षा के उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य हो गया आपका। ठीक है, सांस्कृतिक उद्देश्य हो गया, नैतिक। अब देखिए बेसिक, मैं यार मोटा मोटा सा समझा दूँ, ये आपको हेडिंग्स के अंदर तो यार लिख ही दोगे ऐसा तो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी लिख दिया। आर्थिक विकास मतलब बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय, इन्होंने क्या खताई बुनाई का काम हो गया ना, वो वाले हस्त उत्पादन कार्य वाला, है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला आर्थिक मतलब उद्देश्य। सांस्कृतिक मतलब भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों का ज्ञान कराकर उन्हें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी बात, आप लोग वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए, मतलब अगर मेरी मतलब आवाज़ का मतलब है स्पीड थोड़ा तेज लग रही है कि मैं यार थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ऊपर देखिएगा, मतलब एक सेटिंग की ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, आप सेटिंग में चले जाना, प्ले फीडबैक जो होगा, मतलब स्पीड वाला, वो आप जैसे आपको कम लग रही हो तो ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा लग रही हो तो कम कर लेना। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देखे हो तो एक बार कमेंट करके बताओ कि ठीक लग रही है। ठीक है, अगर आप सीरियसली वीडियो देख रहे हो तो। आर्थिक उद्देश्य, ठीक, बच्चों के द्वारा बनाई गई, मैंने बता दिया। सांस्कृतिक उद्देश्य हो गया, नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य, बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसमें अच्छे नागरिक बनने के गुण उत्पन्न हो, संपूर्ण विकास का। अब यार बताओ, इतनी इजी लैंग्वेज में नोट्स लाया हूँ, आपको ये मिलेगा क्या? आपको वहाँ पे कहीं नहीं ऐसे मिलेंगे। ठीक है, बट बात वही, टाइम लगा चीज़ों में सब चीज़ करने में। ठीक है, ताकि आपको, लेकिन वो चीज़ें देंगे तो अच्छा देंगे, नहीं तो देंगे नहीं, है ना, वो वाली चीज़ है अपने में। तो इस वजह से बेसिक शिक्षा के सिद्धांत, क्योंकि कोई आप पे भरोसा कर रहा है तो भरोसा किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, ये चीज़ समझो, या तो करो ही मत या तो फिर वो मत करो, है ना। पहला है बेसिक शिक्षा के सिद्धांत, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 नंबर में भी, लॉन्ग में, शॉर्ट में, किसी में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, गांधी जी ने कहा था शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए सबसे पहले जो 7 से मतलब 14 वर्ष तक के आयु है उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। शिक्षा का माध्यम तो इन्होंने बोला था अंग्रेजी को कोई महत्व न देकर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ठीक है, जन शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बताया जनसाधारण की मतलब अशिक्षा भारत का जो है पाप और कलंक है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हस्त कौशलों पर, हस्त कौशल में हस्त उत्पादन कार्य वाले है ना, बेसिक शिक्षा में हस्त कौशलों को अधिक, अब आप देख लीजिए, ये हस्त कौशल यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कताई बुनाई का काम, ये सब। ठीक है, ये सब जो बताया गया था ये हस्त उत्पादन कार्य में आता है। अब उसके ज्ञान को इकाई के रूप में विकसित करना, ठीक है, या करने के सिद्धांत पर बल दिया गया था, हम बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं, तो इस प्रकार था। हस्तशिल्प मतलब निम्न में से कोई एक, जैसे आपका कृषि हो गया, कताई बुनाई हो गया, लकड़ी का काम हो गया, मिट्टी का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, पुस्तक कला हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गया, स्थानीय आवश्यकता, तो ये सभी हस्तकाल के मतलब हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनमें से कोई एक होना चाहिए आप। ठीक है, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में गणित में आपकी अंक गणित हो जाएगी, बीज गणित हो जाएगी, रेखा गणित हो जाएगी। उसके बाद में सामाजिक विषय में अगर बात करें तो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। ठीक है, सामान्य विज्ञान में बात करें तो इसमें आपका जीव विज्ञान आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हो जाएगा। कला में बात करें तो संगीत कला और चित्रकला हो जाएगा। हिंदी, जहाँ हिंदी मतलब मातृभाषा नहीं है, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद। ठीक है, ये चीज़। अब विद्यालयों की जो समय सारणी वगैरह पूछता नहीं यहाँ पे, बट देख लेना मोटा सा, थोड़ा सा पता चल जाएगा। बुनियादी शिक्षा इन्होंने बोला हस्तशिल्प के लिए कितने घंटे देना चाहिए, 3 घंटे 2 मिनट देना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा के लिए 40 मिनट दिए जाने चाहिए, संगीत, चित्रकला, अंक गणित के लिए 30 मिनट दिए जाने चाहिए, सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान के लिए 40 मिनट दिए जाने चाहिए, शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट दिया जाए, अल्प अवकाश। ठीक है, मतलब तो इसके लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, 10 मिनट। इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि 5 घंटे 30 मिनट प्रतिदिन का कार्य करना होगा। कुल कार्य दिवस कितने थे, 288। उसके बाद में हम लोग आते हैं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं उनको देख लेते हैं। ठीक है, बहुत पूछी जाती है विशेषताएं, सिद्धांत। ठीक है, बट आप पूरा पढ़ लेना, आपका कंसेप्ट देखिए, आपसे अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछे बट आपको वहाँ पे लिखना है अच्छे तरीके से, है ना। तो इसमें यार मतलब इतना ईजी है, इतना भी ना हुआ तो फिर कैसे हम कह सकते हो ना, बीएड कर रहे हो यार, पता होना चाहिए आपको ये सब।
एक समान पाठ्यक्रम बालक एवं बालिकाओं के लिए कक्षा 5 तक, ठीक, केवल नैतिक पाठ्य विकास का शिक्षा में स्थान, धार्मिक शिक्षा को नहीं, ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यार टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ बताऊँ आप लोग उन्हें बस हर सब्जेक्ट के, ठीक है, आप बस उन्हें उतने ही करते रहिएगा, वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को जब आप पेपर देंगे ना तब आप देखिएगा, ठीक है। आप आके टेलीग्राम पे चिल्लाएंगे कि आप देखिएगा कि सर वहीं से आया सारा का सारा पेपर, ठीक है। शिक्षा का माध्यम ग्रह, ठीक है, ये हो गया। बेसिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, आधारभूत, मतलब बेसिक का अगर हम बात करें तो बेसिक कैसा उर्दू शब्द है जिसका सब मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, बुनियादी होता है। बेसिक शिक्षण विधियां अगर हम बात करें तो क्रियाओं और अनुभव, मतलब क्रियाओं मतलब करके सीखना की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग। अनुभव मतलब अनुभव मतलब खुद के अनुभव से जो सीखना वो वाले उस पर आधारित है ताकि बालक स्वयं करके सीखे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हो गया। बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन की बात करें, जब हम बुनियादी शिक्षा का गहनता से अध्ययन करते हैं तो इसमें अनेक गुण के साथ कमियां भी देखने को मिलती है, जैसे कि गुण की बात करें तो क्रिया प्रधान होता है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा सीखता है तो करके सीखेगा, एक आम बात है, ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। आत्मनिर्भर होना, उपयोगी पाठ्यक्रम, इसके बारे में एक एक दो लाइन आप लोग लिख देना, बहुत ही मतलब बालक का संपूर्ण विकास का मतलब हो जाएगा उसका आर्थिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, मतलब सारे विकास आ जाएंगे वो वाले संपूर्ण विकास मतलब, ठीक है। घर परिवार और समाज में सामंजस्य की स्थापना ना, भावी जीवन के लिए तैयार करना। बेसिक शिक्षा के दोस्त क्या है, शिक्षा केवल इन्होंने बोली क्या प्राथमिक स्तर तक, मतलब 7 से 14 वर्ष तक, तो ये चीज़ भी गलत है ना, सबके लिए वो वाली। हस्त कौशलों की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, समय हो सकते हो, मतलब जब हस्त कौशलों की शिक्षा पर बल दिया 3 घंटे 20 मिनट वहाँ पे दिया यार टाइम, तो बच्चे उसी में ज़्यादा खराब कर देते हैं अपना, तो वो वाली चीज़ गलत है। समय और शक्ति का अवयव होता है, ठीक है, मतलब। और उसके में धार्मिक शिक्षा कोई स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है, धार्मिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाना चाहिए, ये चीज़ समझो। तो ये भी इनका दोस्त था। उसके बाद में हम लोग आते हैं सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो सार्जेंट रिपोर्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आ भी सकता नहीं भी बट पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरजान सार्जेंट थे। रिपोर्ट दी थी 1944 में। यह रिपोर्ट कितने थी, 12 अध्यायों में विभाजित है। प्रमुख कार्य जो इसके थे वो थे देश की प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की स्थिति का गहनता से अध्ययन, गहराई से अध्ययन करना। अब तक देश के लिए बनाई गई समितियों को सुझाव का कितना कार्य है उसकी जाँच भी करना, ठीक है, ये प्रमुख कार्य थे। तीसरा है देश में स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, शिक्षा की स्थिति कैसी है उसकी भी जांच करना, उसके बारे में अपने सुझाव देना, हम बोल सकते हैं। भारतीय शिक्षा में गुणात्मक विकास व संख्यानात्मक विकास। गुणात्मक विकास, संख्यानात्मक, इससे पहले जब आप लोगों ने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 पढ़ी होगी, मतलब मैंने यहाँ पे बता रखी थी ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था बालिकाएं इतने अनुपात था, वो वाली चीज़ वहाँ पे दी गई थी, वो वाली चीज़ें छोटी, मतलब कुछ खास नहीं है। सार्जेंट रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी तो इसमें पहले थी प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें इन्होंने दी थी, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा संबंधी अगर इन्होंने सिफारिशें दी तो हम सीधे ये देखें, दूसरी आपकी किसके, प्राथमिक शिक्षा संबंधी हो गया, माध्यमिक शिक्षा संबंधी, हाई स्कूल शिक्षा संबंधी, विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी, तकनीकी, ठीक है। तो ये सभी थी। और हम देख लेते सार्जेंट रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार योजना की रिपोर्ट तथा भारत में युद्धोत्तर योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना अगर पूछ दे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपसे समझ जाना कि ये क्वेश्चन आपसे सार्जेंट रिपोर्ट से मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी सिफारिशें प्रारंभिक शिक्षा संबंधी जो इन्होंने सिफारिशें दी थी या सुझाव दिए थे प्री प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला था नर्सरी, मतलब नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क हो, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों बालकों के लिए की जाए, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उत्तम की जाए, ठीक है। नर्सरी, तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद में हम बात करें प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन में, और यहाँ पे क्या ना प्रारंभिक, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्रारंभिक पूछे तो प्राथमिक पूछे तो प्राइमरी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रारंभिक तो प्री प्राइमरी हो जाएगा। 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बेसिक शिक्षा तथा जो है पाठ्यक्रम शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक जूनियर बेसिक शिक्षा 1 से 5 तक, दूसरा सीनियर बेसिक मतलब 6 से 8 तक का आपका होगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। किसकी, महिला शिक्षकों की, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में क्यों, क्योंकि बच्चा यार उनसे इंटरेक्शन वो वाली चीज़ हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए किसके, अटेंडेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, ठीक है। शिक्षा का अवयव अवरोधन, मतलब अवयव को रोका जाए। यहाँ पे अवयव को बोला, अवरोधन को नहीं बोला, ठीक है। अवयव अवरोधन में मैंने अवयव में क्या बताया था, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो अवयव में मैंने बताया था किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है बच्चा, ठीक, जैसे आप बीएड करें किसी कारणवश छोड़ दिए तो वो क्या हो गया, आपका अवयव हो गया, ठीक है। अवरोधन का मतलब वो जैसे बैक आ गया, 2 साल का कोर्स 3 साल में कर रहा तो वो अवरोधन हो जाएगा, है ना। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। हाई स्कूल शिक्षा संबंधी सिफारिशें, ठीक है। जो हाई स्कूल शिक्षा के संबंध में इन्होंने सिफारिशें दी थी उसमें बताया था गरीब छात्रों के लिए क्या किया जाए, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। अब सबसे पहले आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं इसमें कि किसकी बात की गई, छात्रवृत्ति की बात की गई। शिक्षा का माध्यम क्या हो, मातृभाषा और अंग्रेजी शिक्षा
विषय के रूप में दी जाए, मतलब अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए बट एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। लेकिन जो शिक्षा का माध्यम क्या हो वो मातृभाषा हो। 2 प्रकार के हाई स्कूलों की व्यवस्था की जाए, पहला था साहित्यिक हाई स्कूल, दूसरा था तकनीकी हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल में प्रवेश लेने की आयु कम से कम कितनी हो, 11 वर्ष हो। हाई स्कूल में दाखिला उन्हीं छात्रों को किया जाए जो इसमें रुचि लेते हो, ठीक है। जो बच्चा रुचि नहीं लेता, अब फिर ज़बरदस्ती वाला काम हो गया ना, तो वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी इन्होंने जो सिफारिशें दी थी, उन्होंने बोला था 3 वर्षीय डिग्री कोर्स मतलब स्नातक मतलब पाठ्यक्रम की जो अवधि है उसे 3 वर्ष कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में प्रवेश के लिए नियम कैसे बनाया जाए, कठोर बनाया जाए, जिससे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 15 छात्रों में से केवल 1 छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सके। ये चीज़ आप लोग देखिए, 15 में से 1, राइट है। उपयोगी पाठ्यक्रम मतलब विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उपयोगी बनाया जाए, इसमें संशोधन कार्य, ठीक हो गया। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह, ठीक है। गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हो, ठीक है। मतलब ये चीज़ है। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में इन्होंने बताया प्रौढ़ शिक्षा की अवधि कम से कम 1 वर्ष की होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, साक्षर बनाने का उद्देश्य, उन्हें व्यावसायिक और व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। और उसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो है 25 से अधिक शिक्षार्थी हों। प्रौढ़ शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए। महापुरुषों, स्त्रियों, ठीक है, बालिकाओं तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रौढ़ केंद्र बनाया जाए। उसके बाद में अगर हम बात करें अध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी जो सिफारिशें दी थी, उन्होंने बोला था प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग को मतलब जो संस्थाएं उनको आवासीय बनाया जाए। उसके बाद में निःशुल्क प्रशिक्षण, हाँ, तो उसके बाद में हम लोग आते हैं प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सिफारिश, मतलब प्रौढ़ मतलब ठीक है अवधि, ये मैंने बता दिया था आप लोग। अध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी ये बता रहा था, ठीक है। तो इसमें आपका होगा प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग संस्थाओं को आवासीय बनाया जाए, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए अध्यापकों की, ठीक है। तो रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए शिक्षकों के लिए, ठीक है। और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया जाए। तो ये सब थी। उसके बाद में शिक्षार्थियों के संबंध में इन्होंने सिफारिशें दी थी, सभी विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। उसके बाद में विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए, राइट है। विद्यालय में वातावरण स्वच्छ हो, बैठने के लिए फर्नीचर, यार ये भी कोई याद करने वाली चीज़ है, इसे आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद में सार्जेंट रिपोर्ट का मूल्यांकन में हम लोग देखेंगे गुण दोष, मैंने बताया था 2 चीज़ें देखते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें पहले हम देख रहे हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग प्रशिक्षण विद्यालयों की योजना प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में विकलांगों बच्चों की इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, प्रारंभिक व माध्यमिक, ठीक है, निःशुल्क बनाने का। तो ये सब देख लीजिएगा एक मोटा सा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं यूनिट 3 में हम देखते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अवधि में शिक्षा की नीतिगत रूपरेखा। पहला जो हमारा ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये समझिए, क्योंकि आप जहाँ से जुड़े हो उससे इसका बहुत ज़्यादा जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, ये जरूर तैयार कर लेना, इस बार लॉन्ग में देखने को मिल सकता है। और रखेगा, ये नहीं रखेगा राधाकृष्ण आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ऐसे नहीं रखेगा आपसे रखेगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख विषय मतलब प्रमुख संस्तुतियों या विशेषताओं का वर्णन, ऐसे आपसे रखेगा, है ना, या सिफारिशों सुझाव, वो वाली चीज़ें। तो आपसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछे या राधाकृष्ण आयोग पूछे या राधाकृष्ण कमीशन पूछे, वो एक ही बात है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये आपको राधाकृष्णन जी दिख रहे होंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो विश्वविद्यालय शिक्षा, एक मिनट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति कब की गई थी, 4 नवंबर 1948 को गए थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी 25 अगस्त 1949 को। 747 पृष्ठ थे, इसमें 15 अध्याय थे। यार बीएड में इतना कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, बट मैंने आगे के हिसाब से दिया, आप कभी भी जाना ना, जब पढ़ोगे तब बोलोगे यार क्या नोट्स हैं, ठीक है। तो उस वजह से मैंने सब बहुत अच्छे तरीके से दिया। आप भले ही एक सब्जेक्ट का शुरुआत में लेके देखें, देन आपको बिलीव हो जाएगा कि नोट्स कितने अच्छे हैं। मुझे नहीं कहना पड़ेगा, उसके बाद में आप खुद बोलोगे कि सर मुझे इसका भी अवेलेबल करवाइए, इसका भी अवेलेबल करवाइए, ठीक है, इसका भी, मतलब खुद ही बोलोगे, राइट है। एक के लिए मुझे सिर्फ कहना पड़ रहा है आपसे। विश्वविद्यालय शिक्षा को, ठीक है, ये हो गया समर्थी सूची में रखने का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा, ठीक है, ये हो गया आपको। शिक्षा को समर्थी सूची में 1976 में 42वें, ये आपसे यार शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको शिक्षा को समर्थी सूची में रखने का कब दिया गया था, 1986 में, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, ठीक है। नियुक्ति के उद्देश्य, विश्वविद्यालय आयोग के जो नियुक्ति है उसके क्या उद्देश्य थे। पहला था भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट देना, मतलब भारतीय जो विश्वविद्यालय है उनके संबंध में ये अपना एक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद में देश के तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा निर्माण एवं मतलब विस्तार के संबंध में सुझाव देना। यह अगर बात करें तो यह पहला, मतलब यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। आपसे वहाँ से पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन यार वो कैसे भी घुमाएगा आपसे। मैं आपको बताया ना, नोट्स में मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से दिया, आपको कोई क्वेरी नहीं, आपने ये पॉइंट पढ़ लिया। अब वहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे भी तो रख सकता है, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग क्या था, उसकी प्रमुख जो है मतलब उसकी प्रमुख संस्तुतियों एवं विशेषताओं, मतलब संस्तुतियों मतलब सिफारिशों एवं सुझावों का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन रख दिया तो आप क्या करोगे, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मिला ही नहीं मुझे, मॉडल में नहीं मिला मुझे, बुक में नहीं मिला, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स में मैंने बहुत सब कुछ अच्छे तरीके से दे रखा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन सा था, ये वाला था।
सदस्य अगर हम इसमें बात करें तो डॉक्टर ताराचंद हो गए, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हो गए, डॉक्टर मेघनाथ हो गए शाह, ठीक है, डॉक्टर आयुष, ठीक है, ये सब लोग इसमें थे। और आयोग के जो सचिव थे डॉक्टर श्री निर्मल कुमार जी थे। यूजीसी की स्थापना, यूजीसी की फुल फॉर्म, एनसीटी की फुल फॉर्म, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, और आपसे आरटी की फुल फॉर्म, ठीक है, एनसीएफटी की फुल फॉर्म, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए आप अगर एजुकेशन में हो तो, ठीक है। ये हो गए डाइट की हो गई आपकी फुल फॉर्म, राइट है, तो ये चीज़ें होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। CIET हो गया, ठीक है, ये चीज़ें, और मैंने नोट्स में यार दे रखा है ऑलरेडी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आयोग मतलब यूजीसी की स्थापना, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, तो की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, ठीक है, और 1956 में इसे अधिनियम द्वारा स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसे ध्यान रखना, वेरी शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके सिफारिश से हम सुझाव देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, व्यवस्था, पाठ्यक्रम वगैरह मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे हम उद्देश्य पे आ जाते हैं सीधे, ठीक है। तो उद्देश्य में देखें, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो, एक मिनट, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो क्या हो, राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्रों से। अब क्या ऐसा है जो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप लोगों को आई होप सब समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। बस आप लोग यार, मैंने बताया ना, वीडियो को लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब करो या ना करो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो उस पर मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, क्योंकि आपको अच्छी लगेगी चीज़ें, अच्छा लगेगा तो करोगे, नहीं लगेगा तो मेरे से कहने से नहीं करोगे, तो इसलिए। बट आप लोग शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है, वहाँ से आपका यार बहुत ज़्यादा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, है ना, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी अभी कुछ भी नहीं तैयारी, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है, कर सकें सब अपना। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो बुद्धि विद्वान, ठीक है, बुद्धिमान और दूरदर्शी में सहायक हो, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के आनुवांशिक जो है गुणों की खोज करके उनका विकास करना। विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक मूल्यों, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य आप लोगों को पता होंगे। तो ये हो गया विश्वविद्यालय का संगठन। संगठन की बात करें तो विश्वविद्यालय के 3 वर्गों में यहाँ पे विभाजित किया गया, स्नातक, परास्नातक और शोध, ठीक है। पाठ्यक्रम की अवधि है इस प्रकार की होना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए। स्नातकोत्तर, देखिए ये कंफ्यूज मत होना आप, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। अनुसंधान कार्य कम से कम 2 वर्ष व अधिक से अधिक 5 वर्ष, मतलब PhD वाला जो, मतलब ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं ना, मतलब जो भी रिसर्च वगैरह, अनुसंधान कार्य वगैरह किया जाए उसका 2 वर्ष और अधिकतम कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी, ये चीज़ चल भी रही प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कृषि विश्वविद्यालय, मतलब कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। अब सबसे पहले याद करो किसने बोला, इस आयोग ने बोला है कृषि के बारे में यहाँ पे, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण विद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, मतलब जो विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके संबंध में इन्होंने जो सुझाव दिया था, वो पहले विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था करना केंद्र व राज्य, मतलब दोनों का उत्तरदायित्व है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार, दोनों का है, ठीक है, दोनों करें उस चीज़ का। विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था के लिए समितियों का गठन किया जाए, आंतरिक व्यवस्था के लिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रबंधन कारणीय समिति, ठीक है, उसकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व हो। उच्च शिक्षा पर होने वाले केंद्रीय, ये हो गया, इसको मैंने अलग से पढ़ाया भी है टॉपिक, वहाँ से आपको अगर मतलब एक बार देख लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसे अच्छे तरीके से समझाते हुए बनता है, राइट है। अब देखते हैं, इस पे आते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो स्नातक करने के लिए जो करने की अवधि क्या हो, 3 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातक स्तर पर सभी वर्गों की पाठ्यचर्या व्यापक की जाए। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, तो ये चीज़ है। और विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम, ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ होनी चाहिए। हिंदी भाषा को माध्यम, शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संघीय तथा प्रादेशिक भाषाओं को, ठीक है, ये सब है, थोड़ा मोटा सा आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगला आयोग देखते हैं, ये बस मोटा सा देख लेना एक बार, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब अगला आयोग पे आते हैं, मुदालिर आयोग, ठीक है। मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलें तो 1952-53 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए अगर हम बात करें तो, है ना। बाकी आप कभी भी देखना, ये इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, ठीक है। आयोग का गठन कब किया गया था? 23 सितंबर 1952 में किया गया था। तो अब हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग 1952-53, ठीक है। तो प्रस्तावना अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें शायद बताया नहीं बताया, चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं बताऊँ तो। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग 1952-53 प्रस्तावना, ठीक है। और आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मद्रास विश्वविद्यालय के ये कौन को थे? उप कुलपति थे, ठीक है।
इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा था, मुदालिर आयोग नाम पड़ा था। सुझाव दिया कि केंद्रीय शिक्षा मतलब CAB, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, ठीक है, 1948 में पुनः सुझाव दिया था। कब? 1951 में पुनः सुझाव, 1948 में जो पुनः सुझाव अगर पूछे तो 1951 में दिया था। आयोग की जो रिपोर्ट थी 29 अगस्त 1953 भारत सरकार के समक्ष 244 पृष्ठ थे, इसमें 15 अध्याय हैं, ठीक है। उसके बाद में सदस्य जो इसके हैं वो हैं श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर कालूलाल, श्री के जी, ठीक है, ये लोग हैं इनके सदस्य वगैरह। तारापुर वाला, ठीक है, ये सब आस्ते श्री एन बास। ताराचंद समिति का गठन किया 1948 में, वो था माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु, राइट। किसका गठन किया गया था? ताराचंद समिति का गठन किया गया था, किसकी? माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु 1948। रिपोर्ट दी थी 1949 में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, ठीक है। उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, एक मिनट रुकना। उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन कर उनमें सुधार के लिए एक समिति का गठन, ठीक है। ये देख लेना एक मोटा मोटा, ये मैंने अलग से आई होप मैंने कराया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को कराया, तो उसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके हम सीधे उद्देश्य पे आ जाते हैं। व्यक्तित्व का विकास हो, ठीक है, नेतृत्व क्षमता का विकास हो, व्यावसायिक कुशलता हो। दो लाइन इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है। शिक्षा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की बात पर करें तो इन्होंने मतलब 2 भागों में बांटा था, A और B। ए में बोला था इन्होंने निम्न माध्यमिक शिक्षा, मतलब 3 कक्षाएं हो, कक्षा 6, 7, 8 वाली, ठीक है। जो इनकी मतलब बच्चों की उम्र होनी चाहिए वो 11 से 17 तक की उम्र हो, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने बोला था मतलब 4 कक्षाएं हो, 9, 10, 11, 12, ठीक है, की कक्षा होती है किसमें? उच्च माध्यमिक वाले में, है ना। कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में, कक्षा 12 को उच्च शिक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया इन्होंने। उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया। प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो, ठीक है। प्रांतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो और अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो। पाठ्यचर्या संबंधी इन्होंने सुझाव दिया था। निम्न माध्यमिक पाठ्यचर्या मतलब मातृभाषा में सुझाव का दिया था, और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र कहाँ पे दिया गया था? माध्यमिक शिक्षा में, ठीक है। आप लोग देख लिया। प्रोजेक्ट था, ठीक, कब आया था? 1900, कमेंट करके बताओ। त्रिभाषा सूत्र मैंने करवाया होगा, नहीं अभी तो आगे करवाऊंगा 62 से, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट तथा दृश्य सब सामग्री का प्रयोग, ठीक है। उच्च 7 भागों में इन्होंने मतलब विभक्त किया था। विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, ललित कला, ये देख लीजिएगा। उसका मूल्यांकन में हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं। मैंने बताया था आपको, गुण और दोष देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके गुण देख लेते हैं। गुण में है पहले माध्यमिक शिक्षा के गुण, अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए उनमें छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यावसायिक तथा अच्छे चरित्र बनने के सभी गुण विद्यमान थे, ठीक है। शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी उपयुक्त सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राजकीय प्रांतीय हो गया, पाठ्यक्रम के संबंध में उपयुक्त सुझाव हो गया। आपका रुचिकर शिक्षण विधियों का आपका निर्माण हो गया। शिक्षण का मातृभाषा, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, मोटा मोटा सब मैंने अच्छे तरीके से दिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए, आप पहले उन्हें पहले तैयार कीजिएगा। इसका जो गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को गया था। गठन का उद्देश्य समग्र और समान शिक्षा नीति, शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन, गहराई से उनका पुनर्गठन, ठीक है। सदस्य बात करें तो 17 सदस्य इसमें बोलें तो जिसमें 17 सदस्य टोटल, जिसमें से 11 भारतीय थे, 6 कौन थे? 6 विदेशी थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। ये UGC के कौन थे? कुलपति थे, ठीक है। DS कोठारी, राइट है इनका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। तो DS का फुल मतलब कभी कभी आपसे इनका अगर पूरा नाम पूछे तो दौलत सिंह कोठारिया, ठीक है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारिया, DS कोठारी आप लोग लिख देना। सचिव कौन थे? डॉक्टर JP नायक थे। संयुक्त जो है सचिव कौन थे? JF मैकडॉगल, ठीक है। रिपोर्ट अगर प्रस्तुत की तो 29 जून 1966 से शिक्षा मंत्री उस समय कौन थी? MC झागला थे। ये जो था 692 पृष्ठ थे, इसमें 3 भाग थे। प्रथम भाग था 6 अध्याय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण का विवेचन किया गया 6 अध्याय में, ठीक है। प्रथम भाग मतलब 6 अध्याय, ठीक है। सेकंड भाग में इन्होंने बोला था 11 अध्याय मतलब उच्च विद्यालय, कृषि विद्यालय मतलब व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने उसमें चर्चा की 11 अध्याय में। थर्ड में अगर हम बात करें तो सेकंड अध्याय, ठीक है, शिक्षा का प्रशासन, आयोजन, अर्थव्यवस्था के रूप में पर चर्चा की गई। रिपोर्ट का जो जिनका शीर्षक था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, ठीक है। ये इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? यहाँ आपसे नहीं पूछेगा, BA में जानते हो ना, लिखा और चल जाएगा ना, जब वहाँ जाओगे आगे तब वहाँ पूछता है आपसे, ठीक है। ये किस मतलब इसका क्या शीर्षक था? उसके बाद कथन मतलब स्टेटमेंट जो इनकी थी या हम बोल सकते हैं टैगलाइंस थी, तो वो क्या थी? देश का भविष्य किसकी है? उसकी कक्षाओं से निर्मित होता है, ठीक है। शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं से निर्मित हो रहा है। शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर समान शिक्षा प्रणाली के संबंध में शिक्षा की व्यवस्था वहीं पे रख देना उसमें,
पानी भर देना बस। शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर समान शिक्षा प्रणाली के संबंध में शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन संबंधी नीति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार को सुझाव दिया। ठीक है, प्रत्येक स्तर की शिक्षा प्रसार, उनमें गुणात्मक सुधार, ठीक है, गुणात्मक मात्रात्मक, ये मैंने बताया होगा। स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हो चुका था, परंतु इससे, ठीक है, ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा। और मैंने अगर इसे कराया होगा तो वहाँ पे मैंने कहानी के रूप में जरूर समझाया होगा, आप लोगों को बताया होगा। बट ये कहानी क्या होता है, जब कोई चीज़ हम तुम्हें आप कहानी के रूप में बता देते हैं, वैसे बताते हैं, उससे होता क्या, उससे ये चीज़ होती है कि आपको चीज़ें आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पे अब यार वो कर रहे हैं ना, या तो फिर आपको कहानी के रूप में ही दिखाएं, ठीक है, स्लाइड्स का प्रयोग करके केवल, तो बन सकता है, अदरवाइज स्लाइड से ही पढ़ा देते हैं। बट मुझे लगा स्लाइड से ज़्यादा सही रहेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्लाइड्स का उपयोग कर दिया है ना। कोठारी आयोग के सुझाव थे तो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र मतलब पहली बार आया था, ठीक है। एक मतलब मातृभाषा में शिक्षा के अलावा एक राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए, इसके अलावा एक यूरोपीय भाषा का अन्य किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। प्रांतीय भाषा मतलब प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पहली बार तथा साक्षरता संबंधी सुझाव। पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली, ठीक है, केंद्रीय बजट में, ठीक है, सायकालीन योग है आपका शिक्षकों के, ठीक है, योग है। BA में शिक्षा विषय शामिल हो गया। क्षेत्रीय असमानता दूर करने में समान अवसर हो गया आपका प्राथमिक स्तर पर। मातृभाषा में शिक्षा का पर्यावरण शिक्षा, ये हो जाएगा। उसके बाद में सिफारिशों, हम सुझाव के बारे में इसमें थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, है ना। उद्देश्य की बात करें तो पंचमुखी कार्यक्रम, ठीक है, पंचमुखी कार्यक्रम मतलब जो यहाँ पे इनका था, उसमें मतलब 5 चीज़ें यहाँ पे इन्होंने 5, अगर हम बात करें तो 5 उद्देश्य दिए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था उत्पादन में वृद्धि होगी, दूसरा था मतलब सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास हो, दूसरा था प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, ठीक है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा पूर्ण संपूर्ण देश में लागू हो। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विकास, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, ठीक है। इस आयोग नहीं, अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है इस आयोग ने, मतलब नहीं लिख गया, ठीक है, ने ही होगा, ठीक है, मतलब इस आयोग ने ही शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम की बात कही थी, ये चीज़ नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। जो बच्चे पैड नोट्स में लिए हैं उन्हें थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसे मतलब ना अलग कर देना, ने कर देना, उसे ही अलग कर देना, ठीक है, इतना सा करना आप लोगों को। शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, ठीक है। तो शिक्षा आयोग के गुण मूल्यांकन में 2 चीज़ें ना, गुण दोष हम लोग देखते हैं। तो पहला गुण देखना है शिक्षा की उचित व्यवस्था। आयोग ने 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए 20 वर्षों के अंदर निःशुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। उपयुक्त उद्देश्य आयोग ने शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए थे वे अति उपयोगी सिद्ध हुए थे। शिक्षा संबंधी सुझाव, तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए, जैसे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हो गया आपका, शिक्षा के उच्चतम पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या वगैरह, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने बोला था आयोग ने 70% छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण शिक्षा बनाने का सुझाव दिया था। उच्च शिक्षा के लिए सुझाव, आयोग ने उच्च शिक्षा का स्तर मतलब ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, ये सब हो जाएगा। शिक्षकों के लिए इन्होंने जो सुझाव दिए थे अन्य शिक्षकों के संबंध में, शिक्षा आयोग के संबंध में, ठीक है, तो ये था। उसके बाद में ये एक आपका क्वेश्चन आता है, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए 1986 की अगर हम बात करें, NEP 1986, ठीक है, एवं उसका संशोधित रूप 1952, ये इंपॉर्टेंट था नहीं, अब मुझे लग रहा हो गया है, ठीक है। अदरवाइज कुछ आए या ना, एक पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, शॉर्ट में देखने को मिल सकता है, वेरी शॉर्ट में, NEP 2020, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि NEP 2020 ना पूछा जाए, ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, ये भी शॉर्ट, वैसे लॉन्ग में क्वेश्चन आता है आपका, हो सकता है शॉर्ट में रख दे, ठीक है। मतलब यार जब से NEP 2020 हो गया ना, तब से उसका क्रेज बढ़ गया, तो उस वजह से थोड़ा सा इसका वो हो गया है, राइट है। तो इसमें मैंने अच्छे तरीके से देखा, आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग कहाँ पे आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है। तो एक मिनट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राइट है। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए राष्ट्रीय, ये देखिए भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए, आप लोगों को जरूर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय, देखिए ये यार बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। जो आपसे चीज़ें क्या रखेगा, NCF 20 मतलब NCF 2004, ठीक है, ऐसे रख दें, NCF 2005 रख। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सिद्धांत हो सकता है, कुछ भी ऐसे कर सकता है, अभी आप वीडियो देखिएगा। बालकों को, अब देखिए क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ठीक है, 1926 से 2017 तक ये थे, 2017 में, ठीक है। अगर इसकी बात करें NCF 2005, तो इसका जो मुख्य वो था बिना मतलब शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, वो वाली चीज़ है, मतलब शिक्षा बिना बोझ के, बच्चों को मतलब उस पर नहीं, ठीक है।
अब इसमें परिचय में देख लेते हैं बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। बच्चों मतलब बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हैं। एक तो राष्ट्रीय दस्तावेज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध प्रगट से हुआ। उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदारता, ये सब यार कंपटीशन का मैंने यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि आप आगे वगैरह जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़। अब सीधे हम अपने काम पे आते हैं। यहाँ पे इसके सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके सिद्धांत अगर हम देखें तो पहला सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में कौन सा है? पहला सिद्धांत आपका 5 इन्होंने इसमें सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़। मतलब इन्होंने बोला था यार रटने पर मतलब ध्यान नहीं है, नहीं यार कि बच्चे को रटा रहे, वो वाली चीज़ नहीं है। बच्चे को किससे जोड़ा जाए? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, राइट है। रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, है ना। शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित ना हो कि बच्चा यार रटने में लगा हुआ ना, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कक्ष की गतिविधियों को जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम को भी लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, राइट है। तो ये चीज़ें थी इसके सिद्धांत में। इसके सिद्धांत जरूर याद रखना। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, पूछेगा आपसे शॉर्ट में, ठीक है। 100% पूछेगा। तो क्या है आपका इसका वो शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत था स्कूल को ज्ञान के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या है? बिना भार के अधिगम, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। तो इसे जरूर याद करना, एक नोट करके या आप लोग मतलब वो डाल के सूत्र, ठीक है। इसे ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे बंद करके लिख देना, ठीक है। इसके जो उद्देश्य थे वो क्या था? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब उसका शारीरिक विकास हो जाएगा, उसका मानसिक विकास हो जाएगा, उसका बौद्धिक विकास हो जाएगा, उसका मतलब सारे विकास यहाँ पे आ जाएंगे सर्वांगीण विकास में, है ना। उन्हें मतलब स्कूली शिक्षा से जोड़ना है, ठीक है। एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है मैं जब आप मतलब आगे पेडालॉजी वगैरह वहाँ बता दूंगा आप लोगों को, आयोग पता होगा। नवीन सोच तर्क चिंता तंत्र आज को विकसित करना, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को 5 भागों में बांटा गया। पहला, ठीक है, ये वाले यहाँ से विशेषताएं सुझाव ये जरूर देख लेना, मैंने अभी बताया था ना, विशेषताएं सुझाव वगैरह ये पूछता है। तो संवैधानिक मूल्य है उनका विकास करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, ठीक है। खेल को महत्व देना, जीवन से जोड़ना, मुक्त वातावरण को। तो इनके एक 2 लाइन लिख दीजिएगा, यही सब है, छोटा सा मोटा सा जरूर देख लें। इसके महत्व बिंदु अगर हम बात करें तो विद्यार्थी को रटने से मुक्त, 1 मिनट, हाँ। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, जिससे उनका क्या हो, चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित मतलब यहाँ पे जो भी है बच्चे के अनुसार सब होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को फ्री हो रहना चाहिए, बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चों को मतलब किसी भी प्रकार का उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। सब मैंने दे रखा है नोट्स में। पाठ्यक्रम में सुधार लाने हैं तो मतलब अपनाया गया क्या है, सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण बोलें तो 14 एवं 15 जुलाई 2014 की बैठक का परिणाम है। और बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 का निर्माण इसका किसका मतलब एनसीएफ जो 2005 है इसका निर्माण किसने किया? एनसीईआरटी ने किया, ठीक है। शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या मतलब होता है? और देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर हम बात करें, आप देखते होंगे एक लिखता होंगे नियम से उदाहरण की ओर, ठीक। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। पूर्ण से अपूर्ण की ओर। तो ये वाली जो वहाँ पे हम बताएंगे वहाँ अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में, और ये आपको पता होगा। मतलब जो पहले चीज़ें जानते हैं उनसे फिर जो नहीं जानते उन चीज़ों को मतलब करना, ठीक है। मूर्त से अमूर्त मतलब मूर्त का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, अमूर्त का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, वो अमूर्त में आएंगी, है ना। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग यूनिट 4 पे, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा या मतलब प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपसे पूछे या सार्वजनिकरण पूछे या लोकव्यापीकरण पूछे, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण का अर्थ, ठीक है। तो ये है शाब्दिक अर्थ शिक्षा का किसी निश्चित स्तर पर सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के रूप में उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये सब यार मैंने यहाँ पे नोट्स में दे रखा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे मतलब इसलिए भी नहीं करवाई यार क्योंकि थोड़ा वो, चलो ये वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। एक मिनट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अब पहले इसे देख लेते हैं। आव्यय एवं अवरोधन, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट है। तो आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, है ना। यार नोट्स इतने, आप ये मत समझना कि मैं नोट्स ले रहा हूँ, आप ये समझना कि आप मेरी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यार फाइल्स फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, असाइनमेंट फाइल्स हो गई, लेसन प्लान्स हो गई, ईपीसी फाइल्स हो गई, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल रिसर्च पोर्टफोलियो, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंडरी के 5 के प्रीवियस
फिर क्वेश्चन पेपर्स फ्री करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री दे रहा हूँ, मतलब सब कुछ तो मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। अब नोट्स की बात रही तो नोट्स का मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, तो आप यही चीज़ समझिएगा कि वो सब सर फ्री दे रहे हैं तो मैं नोट्स इसी के बहाने ले रहा हूँ, ठीक है, इससे उनकी मदद हो जाएगी। तो वो समझ के आप नोट्स लीजिएगा। और नोट्स यार इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप एक सब्जेक्ट का लेंगे देन आपको बिलीव हो जाएगा कि नोट्स कितने अच्छे हैं, राइट है। अव्यय एवं अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्या हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से पूछा जाता है, थोड़ा इसे ध्यान से देखना। अव्यय एवं अवरोधन मतलब वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, इंग्लिश में जरूर याद रखना है, ठीक है। अब वहाँ से आपसे इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा अव्यय एवं अवरोधन से संबंधित समस्याएं कौन सी है, ऐसे आपसे ऐसे पूछेगा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन से, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे रखेगा, आपको लॉन्ग में आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, राइट है। कैसे भी पूछे बट आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता। अव्यव का अर्थ एवं परिभाषा, अव्यव का अर्थ क्या होता है, फिजूल खर्च, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं, अव्यव कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है। आपने बीएड करें, अब किसी कारणवश आप बीएड छोड़ दें, ठीक है। जैसे आप बीएड में एडमिशन लिए, आपकी हो सकता है आर्थिक रूप से मतलब कोई दिक्कत हो, ठीक है, उसकी वजह से छोड़ दिया, या कोई बहुत सी दिक्कत हो सकती है, तो उसकी वजह से यदि आप छोड़ दे रहे हैं बीएड, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो अव्यव में हो जाएगा, ठीक है। इसे अपनी भाषा में हम अव्यव बोल सकते हैं, ठीक है। अभी अवरोधन भी आपको नीचे में समझाऊंगा। हार्टन कमेटी के अनुसार अव्यव से हमारा तात्पर्य छात्रों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही किसी भी कक्षा में स्कूल से हटा लेने से, लेकिन वो मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए लिया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ से अव्यव में क्या प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से, ठीक है, उससे रिलेटेड है, आप वो चीज़ नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। हॉर्टन कमेटी के अव्यव के कारण, अब अव्यव के कारण हम लोग देखते हैं, अव्यव के निम्न कारण और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। आर्थिक कारण जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हमारे देश में क्या अव्यव कितने गरीब है कि बालकों को घरेलू कार्य, नौकरी जो है, मजदूरी होगा, खेती बाड़ी का काम हो गया, कराने के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। यार भाई साहब तुम काम कर लो यार, थोड़ा बहुत पैसे से की दिक्कत है, ये है वो है ना, तो क्या पढ़ाई लिखाई करके करोगे, ठीक है। तो वो आर्थिक कारण, ठीक है, उस वजह से क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपके अव्यव में आएगा, राइट है। शैक्षिक कारण मतलब इसके अंतर्गत आने वाली पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी ना होना। अब जैसे आपने यार एडमिशन ले लिया बीएड में, मतलब मैं यहाँ पे उदाहरण लिया हूँ, बीएड आप वो चीज़ है प्राइमरी उससे रिलेटेड है, आप लोग ये चीज़ समझिएगा, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या यार देखा यार कॉलेज नहीं सही है, कॉलेज वो वाली चीज़ें हैं ना, पढ़ाई नहीं हो रही, ये है वो है, लग रहा पैसा बेकार हो जाएगा ना, छोड़ो यार बीएड ही छोड़, वो कर रहे हैं ना, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी, है ना, छोड़ दिया उसकी वजह, तो वो क्या हो गया, तो वो भी हो जाता है। वैसे आप समझ सकते हैं इसमें। अध्यापकों की में योग्य, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, जिसके कारण क्या बालकों को शिक्षा में रुचि नहीं आती और वो क्या करते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण जैसे भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या अशिक्षित है, उन्हें शिक्षा के महत्व मूल्यों का ज्ञान ही नहीं होता है, इसलिए वे क्या कहते हैं, बालकों के लिए शिक्षा जरूरी नहीं समझाते, बालकों की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देते हैं। उसके बाद में दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली, ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली मतलब उचित शिक्षण सामग्री के अभाव के कारण शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाते, जिससे क्या छात्रों का पढ़ाई, कोई चीज़ आप समझा रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, उसमें जब तक मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई नहीं, बोरिंग हो जाएगा, छोड़ के भाग जाओगे, वो वाली बात होती है ना, तो उस वजह से भी छोड़ सकते हो, है ना, वो भी कारण हो सकता है। उसके बाद में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की रुचि अभिरुचि, मतलब यार जब कर रहे हो तो ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जिसमें पाठ्यक्रम संकुचित आकांक्षी हो जाता है और छात्र उसमें रुचि नहीं लेते, तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि के अनुसार रखना चाहिए ना, उसके अनुसार वो वाली चीज़, तो ये भी एक इसका रीजन हो जाएगा। अब ये जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उनके कुछ उपाय भी यहाँ पे बताए गए, वो है स्कूलों में खेलकूद की उचित व्यवस्था की जाए, राइट है, खेल कूदों की उचित व्यवस्था की जाए तो बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना, खेलेंगे कूदेंगे वहाँ। स्कूलों के पाठ्यक्रम को सरल तथा रोचक बनाया जाए, शिक्षण विधियों तथा परीक्षाओं में सुधार किया जाए, अध्यापकों के शिक्षण, अब यार इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक मतलब चीज़ें लिखी है जो आपको समझ में ना, इतनी ईजी लैंग्वेज में लाओ ना, आपको ये मॉडल में मिलने वाली है ना आपको ये बुक में मिलने वाली है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ रहे होंगे, है ना, समझ लो, बट नोट्स में मैंने दिया है, कहाँ से लाया, कैसे किया, खुद की लैंग्वेज में कितना टाइम लगा है, वो सिर्फ मुझे पता है, राइट है। अवयव का अर्थ एवं परिभाषा, अब अवयव देखें, अवयव का शाब्दिक अर्थ है क्या, रुकावट। जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को, देखिए अब यहाँ पे मैंने आपका उदाहरण लिया था बीएड जैसे आप करें, अब अवरोधन का क्या मतलब होता है, आपका यहाँ पे प्राथमिक उससे संबंधित है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जैसे आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है,
बीएड में आपके बैक आ गई, ठीक है, जैसे आपका सेकेंड ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो आप वो फिर क्या करेंगे अगले साल, मतलब 2 साल का जो कोर्स है उस कोर्स को आप 3 साल में कर रहे हो, ठीक है। जब आप उस कोर्स को 3 साल में कर रहे हो तो ये क्या आएगा, इससे बोलेंगे अवरोधन अपनी भाषा में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हुई है ना, मतलब छोड़ेगा नहीं, ये नहीं कि यार वो उस चीज़ को छोड़ के ही भागा, छोड़ा नहीं, दो मतलब लेट, मतलब 2 साल का है 3 माह कर लिया, 3 साल का कोर्स 4 साल में कर रहा है ना, वो वाली चीज़ हो जाती, तो वो अवरोधन के अंतर्गत। लेकिन अब वो अवयव में क्या होता है, अवयव में छोड़ ही दोगे यार, छोड़ो हटाओ, है ना, वो वाली चीज़ है। बट यहाँ पे क्या होता है, छोड़ता नहीं, बट टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब रुकावट आ जाती है, किसी भी कारण हो सकता है। हॉटन कमेटी के अनुसार अवरोधन से हमारे तात्पर्य किसी बच्चे को भी कक्षा में 1 से अधिक वर्ष रोके जाने से है, राइट है। तो ये है जैसे एक ही क्लास में है ना ज़्यादा टाइम तक, वो वाला चीज़ है। अवरोधन के कारण शिक्षा का प्रभावपूर्ण ना होना, अवरोधन का जो कुछ कारण, जिसमें पहला क्या शिक्षण का मतलब जो प्रभावपूर्ण ना होना, अवरोधन का मुख्य कारण है जिसके कारण उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अयोग्य तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का होना भी एक क्या है, एक जो है कारण है, इससे छात्र जो है इसमें रुचि नहीं लेते हैं और कक्षा में फेल हो जाते हैं। अनिवार्य शिक्षा न होने के कारण बालकों का स्कूल में निरंतर उपस्थित न रहने से प्राथमिक शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। पिछड़े बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण बालकों की कठिनाई का निस्तर न होने से, ठीक है, बालकों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान न, मतलब एक बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये भी गलत है ना। कक्षाओं में जो क्या छात्रों की संख्या अधिक, ठीक है, तो योग्य एवं अनुभवी अध्यापक ना होना, तो ये सभी चीज़ें हैं जिन ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कारण है इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अवयव की समस्या को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो जिसमें पहला उपाय आपका पाठ्यक्रम को छात्रों के मानसिक विकास के अनुरूप बनाया जाए, ठीक है, छात्रों को पुस्तक व अन्य सहायक अध्ययन सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाए, शिक्षण नीति में सुधार होना चाहिए, निरीक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाए, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन में सुधार किया जाए, पाठ्यक्रम को बालक की आयु के अनुसार और रोचक बनाया जाए, ठीक है, पाठ्यक्रम स्कूल इस प्रकार स्थापित किया जाए जिससे बालकों को जहां तक संभावित हो सके घर के पास ही उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद में हम लाके सर्व शिक्षा अभियान, इससे भी देख लेते हैं क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। देखो NCERT CERT मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो लगातार आती हैं, अब जब हम कर रहे हैं तो इससे भी कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान आपसे वहाँ पे यस ही केवल रख सकता है, को कन्फ्यूज मत होना, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा क्या क्या रख सकता है, जिसका आंसर यही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप सर्व शिक्षा अभियान आपसे बोले, या यहाँ पे देखो SSA मैंने लिख दिया, ठीक है, तो SSA कहे या आपसे सबके लिए शिक्षा बोले, या आपसे अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा बोले, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो आप समझना वो क्या पूछ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ही पूछ रहा है हमसे, है ना। तो देख रहे हैं आप लोग, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों को ढांचे को मजबूत बनाना है, देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, विकास कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्गों की छात्रों और छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष, ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन 86वें है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा एक से, मतलब उसका सार्वभौमिकरण करना, ठीक है। सार्वभौमिकरण क्या होता है वो चीज़ मैं आपको अलग, मतलब लॉन्ग में ये क्वेश्चन अपना आता है आप लोगों को, सार्वभौमिकरण वाला वो कराऊंगा, बता दूंगा। सन 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, 2007 तक के सभी बच्चों के लिए, सन 2010, ये सब छोटा सा मोटा सा आप लोग देख लीजिएगा। प्रमुख इसके जो है यहाँ पे दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा। अब मिड डे मील योजना से आ जाता है, अब क्या ऐसा है जो आपको मिड डे मील योजना के बारे में ना आता है, 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। इस बार तो आने का कोई चांस नहीं है, इसके आ जाए तो कह नहीं सकते, बट मोटा सा तो पता होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, आपसे मिड डे मील योजना पूछे, ठीक है। 2-3 यहाँ से कुछ नहीं तो 2 में आपका वेरी शॉर्ट देखने को मिल सकता है कि जो है 1995 को किस योजना की शुरुआत हुई थी, तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, या मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को की गई थी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे माध्याह्न भोजन योजना भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, दोपहर भोजन योजना, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पे दोपहर भोजन योजना बोलता है तो इसे माध्याह्न योजना भी बोलते हैं, मिड डे मील योजना भी बोलते हैं, माध्याह्न योजना भी बोलते हैं, दोपहर भोजन योजना भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछे तो यही है। माध्याह्न भोजना के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित महत्व इसकी, तो ये चीज़ आपको पता है, 15 अगस्त 1995 में ध्यान रखना, ठीक है। तो पौष्टिक आहार सहायता, मतलब जिससे फिर कहा जाता है, ठीक है। आपसे अगर ये वाला आपसे इस बार शॉर्ट में पूछ ले, जैसे पौष्टिक आहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आया था या क्या हुआ, तो ये वाली चीज़ें इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद में हम आते हैं किस पे, उद्देश्य पे। तो उद्देश्य देखते हैं, 1 मिनट, उद्देश्य पे आते हैं। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की प्रवेश की संख्या में वृद्धि करना, प्राथमिक स्तर पर अवयव को रोककर बालकों के प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना, ठीक है, छात्रों को नियमित। तो ये चीज़ें थी छोटी सी, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना वगैरह देख लेना, ठीक है। ये RT मैंने बता दिया 2005, राइट। और उसके बाद में हम कहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो
एक मिनट, हाँ ये चीज़ें हैं, अब काफ़ी करेंगे तो मतलब अलग से देख लीजिएगा, या मैं करवा दूंगा, या नोट्स में मैंने सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, राइट है। एक मिनट, चलो यहाँ पे एक चीज़ और मैं करवा दूँ, जब मैराथन आप देख ही रहे हो तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा और देख लो, ठीक है, क्या जो कि मैंने अलग से आप लोगों को करा भी रखा है, वेरी शॉर्ट्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट मैंने अलग से आप लोगों को करा रखे हैं। बट यहाँ पे वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन शिक्षा से मैंने बताया था यूनिट 1, ठीक है। देखिए यूनिट 1 मैंने यहाँ पे नहीं कराई है, मैं वहाँ पे मतलब इसलिए नहीं, मैंने नोट्स में यार सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे नहीं, ठीक है, नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। आप अगर मतलब या आप किसी से भी पढ़ रहे हो कैसे, ये जरूरी नहीं कि आप नोट्स ही लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको चीज़ें कहीं से समझ में आ रहा है, अच्छा कॉन्टेंट लगे तो आप वहाँ से पढ़िए, चाहे वो मॉडल हो सकता है, बुक हो सकता है, कोई मतलब चैनल वगैरह हो सकता है, कहीं से भी आप, बट आप पढ़िए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो एक एक नंबर है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट है। ये चीज़ है, कैसे भी बाकी मैंने नोट्स में दे रखा, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। उपनयन संस्कार या विद्यारंभ संस्कार या समावर्तन संस्कार से संबंधित संस्कार कौन सा है, ये चीज़ है, इससे थोड़ा सा देख लेना। ये सब मैंने आप लोगों को करा दिया है। माध्याह्न भोजन योजना अभी मैंने आप लोगों को बताया था 15 अगस्त 1995 हो गया। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन का गठन कभी हुआ था, 1882 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर थे। नवोदय विद्यालय की स्थापना, ठीक है, तो कब की गई थी, मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्रालय, तो ये सब यार मैंने करा रखा है, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा वीडियो, अदरवाइज ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और हाँ, बीएड से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला, आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे पेड नोट्स लिए वो मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं, राइट है। तो अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, राइट है। तो अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये